हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश वांगडाले और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम, जहां पर आपको मिलती है क्वालिटी कंटेंट एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ये कि यहां पर आपको कोई फी नहीं पे करनी होती है और ना ही किसी प्रकार का कोई रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। और इन्हीं बातों के साथ स्टार्ट करेंगे आज की क्लास, जो कि होने वाली है बड़ी इंटरेस्टिंग, क्योंकि भैया अब ये जो चैप्टर है ना, ये हमारा समापन की तरफ चल रहा है। किसकी तरफ चल रहा है? तो आपने कहा सर समापन की तरफ चल रहा है। चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए काम करते हैं पुराने वाले कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट करने के लिए बढ़िया सा एकदम छुटकू सा जो है एक रिवीजन कर लेते हैं। बात समझ में आई? एक बढ़िया वाला रिवीजन कर लेते हैं सिर्फ टॉपिक्स का, कि कौन से जो टॉपिक्स हैं इसको ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। बात समझ में आ गई? बोलो यस सर, यस सर, यस सर। किससे बनाऊं यार? इससे बनाते हैं। क्लियर हो गई कहानी? तो पूरे इस चैप्टर का एक छोटा सा क्विक रिवीजन करवा रहा हूं, सिर्फ मैं सारे टॉपिक्स आपके दिमाग के अंदर फिट करूंगा और ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाएगी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, हम थोड़ा कहानी अब तक वाली जो बात है ना वो कर लेते हैं, ठीक है? और हमारा अध्याय कौन सा है? तो आपने कहा सर ऊष्मागतिकी। तगड़ा चैप्टर है भैया। काहे तगड़ा चैप्टर है पता है आपको? क्योंकि ना फिजिक्स में भी है, केमिस्ट्री में भी है, और ऐसा कोई हल्का या चिल्लर चैप्टर नहीं है। इसका जो वेटेज है ना बेटा बहुत ज्यादा है। बात समझ में आई? तो बड़े ध्यान से सुनना। अभी तक मैंने आप लोगों को क्या क्या कंप्लीट करवा दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि कुछ बच्चे जो हैं वो हमारे आजकल में ज्वाइन हुए होंगे, पहले से उन्होंने देखा नहीं होगा, ठीक है? चलो, तो मैं क्या कह रहा हूं, ऊष्मागतिकी, ऊष्मा, ठीक है, गति की, मेरे साथ साथ नोट करेंगे सभी बच्चे, कहानी अब तक, कहानी अब तक। बहुत ध्यान से देखना, नीट, जेडब्ल्यू, सीयूईटी, स्कूल की एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जो स्कूल में आपके टेस्ट होते हैं, बात समझ में, सबसे इस सब में इस पर्टिकुलर चैप्टर से भयंकर चीजें पूछी जाती हैं। मतलब वेटेज बहुत ज्यादा है, राइट? यहाँ न्यूमेरिकल्स भी हैं, कॉन्सेप्ट्स भी हैं, थ्योरी भी है, डेरिवेशन भी है। कुल मिलाकर ये जो चैप्टर है अपने आप में एक बड़ा एक विषय है बेटा, थर्मोडायनेमिक्स। बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, बात बिल्कुल क्लियर है। चलो आ जाओ। तो इस पूरे चैप्टर में बेटा हम लोगों ने कौन सी चीजें पढ़ी हैं उसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, राइट? उसको जो है हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यार इस वाले को हटा देते हैं यहां से, ये धोखा दे रहा है। तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है उसको थोड़ा सा हम जो है देख लेते हैं बहुत ध्यान से। आप मेरे साथ साथ टॉपिक्स को नोट करेंगे, दैट्स ऑल। टॉपिक्स को आपको आपके दिमाग के अंदर मेरे को करना है सेट। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अपन चाहकर भी स्किप नहीं कर सकते। बात समझ में आई? चलो भैया, मस्त वाली कहानी, इसको अपन इधर की तरफ पटक देते हैं, इधर की तरफ पटक देते हैं। तो यदि आपको याद हो तो हमने भाई निकाय के बारे में पढ़ा था, तंत्रों के बारे में हमने पढ़ा था, जिसको आम आदमी डिब्बा कहता है। बात समझ में आ रही है? उसको पढ़े लिखे लोग, केमिस्ट्री वाले क्या कहते हैं? निकाय कहते हैं। निकाय के आसपास की जो चीज है उसको अपन सराउंडिंग या फिर वातावरण कह सकते हैं, ठीक है? चलिए, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, हम लोगों ने शुरुआत कहां से की थी? तो भाई हमने निकाय से इस अध्याय की शुरुआत की थी। और जब हमने निकाय के बारे में पढ़ा था तो हमने ऊष्मागतिकी का शून्य का नियम, जीरोथ लॉ, शून्य नियम पढ़ा था। बात समझ में आ रही है? किसके लिए भाई? तो निकाय के बारे में बात की थी। फिर इस कहानी को थोड़ा हम और आगे लेकर गए थे। तो पहली बार आपने जिंदगी में सुना था रुदोष में, यानी कि एडियाबेटिक। इसका मतलब क्या होता है भैया? जब ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाती है तो ऐसे तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? एडियाबेटिक प्रोसेस, प्रक्रम, या फिर एडियाबेटिक प्रोसेस, या फिर रुदोष प्रक्रम। बात समझ में? ऐसा तंत्र जिससे ऊष्मा इधर उधर नहीं जाती है उसको हम आइसोलेटेड सिस्टम या फिर विलगित सिस्टम कहते हैं, विलगित तंत्र कहते हैं। इसके बाद यदि आपको याद हो तो भैया हमने प्रथम नियम पढ़ा था। प्रथम नियम हमने पढ़ा था किसका? तो आपने कहा सर बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है, ऊष्मागतिकी का पढ़ा था। और वहां पर हमने कहा था कि भाई जो आंतरिक ऊर्जा है ना, उसमें जो भी परिवर्तन हो रहा है उसको हम इस तरीके से क्या करेंगे? तो भैया रिप्रेजेंट करेंगे। बात समझ में आई? तो निकाय पढ़ा, प्रथम नियम हमने पढ़ा, प्रथम नियम के अंदर हमने उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय जैसी सारी चीजें पढ़ी थी। इसके बाद हमने बात की थी किसके बारे में? यदि आपको पता हो तो हमने बात की थी आंतरिक ऊर्जा के बारे में। हमने बात की थी किसके बारे में? तो भैया आंतरिक ऊर्जा के बारे में बात की थी। बोलो यस सर। और आंतरिक ऊर्जा जो थी उसको हमने यहां पर समझ लिया था। और फिर हमने कहा था कि भैया जो आंतरिक ऊर्जा होती है, बात समझ में आ रही है, वो कब काम करती है? जब निकाय कैसा होगा भाई? निकाय जब कैसा होगा? बंद होगा।
पर हमने कहा यार बहुत सारी जो रिएक्शंस है वो खुले निकाय में होती है, तो फिर हमने कहा कि भैया एंथैल्पी, हमने क्या कहा, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी, हमने कहा एंथैल्पी। बात समझ में आ रही है? जल्दी से 4 पॉइंट्स को नोट कीजिए। एंथैल्पी और आंतरिक ऊर्जा के बीच में एक रिलेशन होता है, उसको भी अपनी कॉपी में नोट कीजिए। बाकी की सारी चीजें सीधे दिमाग के अंदर फिट कर रहा हूं, बस बने रहिए मेरे साथ। चलो डन, आपने कहा हाँ जी सर, बिल्कुल डन डना डन। और जब बात हम करेंगे एंथैल्पी की, तो भैया इस समय पर हमारा जो डिब्बा है जिसको हम लोग निकाय कहते हैं, वो कैसा होगा, खुला निकाय होगा। बहुत सिंपल सी कहानी, खुला क्या होगा, निकाय होगा। तो जब खुले निकाय में कोई चीज होगी ना, राइट, तो उस सिचुएशन में एंथैल्पी में तो परिवर्तन होगा ही होगा, साथ में जो है आंतरिक ऊर्जा में भी परिवर्तन होगा। और इसके लिए हमने एक सूत्र बनाया कि भैया एंथैल्पी में जो परिवर्तन होगा, राइट, उसमें आपकी आंतरिक ऊर्जा जो है, जिसको हम लोग इंटरनल एनर्जी बोलते हैं, उसमें परिवर्तन के साथ 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 पी डेल वी भी होगा। बात समझ में? साथ में हमने ये देखा कि एक पूरा का पूरा पार्ट है जिसमें हम अलग अलग प्रकार के एंथैल्पी परिवर्तन और उसके प्रकार के बारे में जानते हैं। हमने कहा भाई जितने भी प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, चाहे वो भौतिक हो या फिर रासायनिक हो, उस समय पर होता है एंथैल्पी परिवर्तन। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं भाई एंथैल्पी परिवर्तन। चलो एंथैल्पी और यहां पर परिवर्तन। ठीक है, तो भाई सीधी सी बात यहां पर क्या आ गया, एंथैल्पी परिवर्तन आ गया। एंथैल्पी परिवर्तन आ गया। और कितने प्रकार का, तो भाई कई प्रकार का, कई प्रकार का जो है हमने क्या देखा, तो भाई एंथैल्पी परिवर्तन देखा। जैसे कि हमने जो है दहन की एंथैल्पी देखी, तो दहन में जब एंथैल्पी हुई तो हमने लिखा डेल सी एच। हमने कहा भैया एकदम आदर्श सिचुएशन में हम लेंगे, तो हमने यहां पर नॉट लगा दिया। फिर हमने कहा कि सुनो, दहन की एंथैल्पी में यदि परिवर्तन हो रहा है तो वाष्पीकरण की एंथैल्पी में भी परिवर्तन होगा। वाष्पन इसको अपन यहां लिख देते हैं, तो फिर हमने यहां पर वैप लगाया, फिर हमने यहां पर ऐसे लगाया। तो हमने अलग अलग प्रकार की जो एंथैल्पी है उसमें परिवर्तन देखा। साथ में हमने एक बड़ा तगड़ा वाला टॉपिक देखा, जो कि नीट वालों का, जेडबलई वालों का, सीयूईटी वालों का। ये बार बार मैं आपको क्यों बताता हूं, क्योंकि इस बार आप जो पढ़ते हैं कक्षा 11वीं और 12वीं में, ये ना सिर्फ आपके सिलेबस का पार्ट है, बल्कि बात समझ में आई, ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो मैंने कहा भैया एंथैल्पी में परिवर्तन के साथ साथ हम हेज का नियम भी देखेंगे। हेज का नियम जो है ना, राइट, बोलो यस सर, हम हेज का नियम भी देखेंगे। और हेज के नियम के बारे में हमने बहुत सारी चीजें देखी। हमने कहा कि कोई प्रोसेस या प्रक्रिया जो है वो एक स्टेप में हो रही हो या फिर मल्टीपल स्टेप्स में हो रही हो, भैया ऊर्जा में या एंथैल्पी में परिवर्तन जो होगा वो एक समान होगा। सिंपल सी कहानी कि यदि आप सोनू मोनू चिंगू मिंगू के घर जो है एक बार में चले जाते हो या रुक रुक के चले जाते हो, दोनों ही केसेस में यदि एक लाइन में सभी घर हैं, तो आप एक जैसा डिस्प्लेसमेंट जो है, एक जैसा अंतर जो है वो क्या करोगे भाई, तय करोगे। आपने हेज का नियम देखा, इसके अंदर एक और चीज आपने देखी, आपने कहा कि सर हमने ना बॉर्न हेबर साइकिल भी देख लिया। बात समझे, बॉर्न हेबर चक्र जो है इसको भी हमने देख लिया। चलो भैया यहां तक की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग चली। और आगे यदि हम थोड़ा सा बढ़ते हैं तो हेज का नियम देख लिया, बॉर्न हेबर चक्र हमने देख लिया। इसके बाद एंट्री होती है पता है किसकी, जब ये सारी चीजें देख ली तो इसके बाद एंट्री होती है फिर स्वप्रवर्तिता की। बात समझ में, स्पॉन्टेनिटी की। तो मैंने कहा कि अब हम बात करने वाले हैं स्व या स्वतः प्रवर्तिता। बात समझ में आई। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, तो भाई स्वतः प्रवर्तिता के बारे में हम लोग बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्पॉन्टेनिटी। हमने कहा कि जो प्रक्रम है वो दो प्रकार के होंगे। कुछ ऐसे होंगे जो ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, कुछ ऐसे होंगे जिनको कराने के लिए हमें बहुत ज्यादा जो है मोटिवेशन करना पड़ेगा या फिर ऊर्जा जो है वो देनी पड़ेगी। और यहां से जो है हमने क्या बात की, हमने कहा कि सर यहां से हम बात करेंगे किसके बारे में, तो भाई एंट्रोपी के बारे में बात करेंगे। एंट्रोपी क्या होता है, तो जब भी किसी पदार्थ में जब कण बहुत ज्यादा अव्यवस्थित हो जाते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, फिर एंट्रोपी कहते हैं। बड़ी शानदार वाली बात। तो मैंने कहा अव्यवस्था, व्यवस्था। बात समझ में आ रही है? आपने कहा हाँ जी सर, यहां तक पूरा हम लोगों ने पढ़ लिया। अधिकांश समय पर जो अधिकांश टॉपिक हैं वो हमने मैक्सिमम टॉपिक्स कहां से कवर किए भाई, एंथैल्पी में परिवर्तन से। और इसको हम कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री या फिर ऊष्मीय रसायन। ठीक है जी। अब आज हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, गिब्स ऊर्जा के बारे में। तो रुको एक मिनट, इसका भी गर्दा उड़ाते हैं अपन, रुको जरा।
मस्त वाला। तो आज जो है हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, बहुत ध्यान से देखेंगे, राइट, गिब्स ऊर्जा के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। बस इतनी सी ये कहानी है। आपने कहा हाँ जी सर, तो भैया यहां पर हो गई गिब्स, यहां पर क्या हो गया, आपने कहा सर गिब्स, और क्या हो गई यहां पर, हमने कहा ऊर्जा। तो आज की जो क्लास है इसमें हम बात करेंगे गिब्स ऊर्जा के बारे में, ठीक है, गिब्स एनर्जी के बारे में, और हम देखेंगे कि भैया थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी जो है उसका द्वितीय नियम क्या कहता है। शून्य वाला तो अपन ने देख लिया, जीरो लॉ, हमने प्रथम नियम भी देख लिया जो कि ऊर्जा के संरक्षण पर कैसा है, तो भैया आधारित है। आज हम बात करने वाले हैं गिब्स ऊर्जा के बारे में, एकदम हलवा टॉपिक है, गर्दा उड़ा देंगे, बहुत ध्यान से देखना, ठीक है, नोट कर लो। चलो तो बच्चों ये सारी जो चीजें हैं ये इस पूरे चैप्टर का पार्ट है। जब आज की क्लास खत्म होगी उसके बाद एक टॉपिक और बचेगा, उसके बाद फिर मैं पूरा रिवीजन आपको करवाऊंगा, मैं वन शॉट रिवीजन करवाऊंगा, एनसीईआरटी सॉल्यूशन करेंगे हम बहुत सारी चीजें करेंगे, ठीक है। चलो आ जाइए, मस्त वाली बात। तो कहानी की शुरुआत कहां से होती है, बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा आगे चलेगा क्या, हाँ यहां से। तो बेटा कहानी की शुरुआत कहां से होती है, ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बात समझ में आ रही है, चलो समझते हैं इसको, समझते हैं उसको। और जैसा कि मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि विज्ञान में कोई भी नियम जो होता है वो एक प्रकार का सिर्फ कॉमन सेंस होता है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। विज्ञान में कोई भी नियम जो होता है वो सिर्फ एक प्रकार का कॉमन सेंस होता है, जो कि वैज्ञानिक तरीके से कैसा होता है, तो भैया प्रूवन होता है। बात समझ में आ रही है। आपने कहा हाँ जी सर, हम बात करेंगे ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के बारे में। तो इसको ना अपन इस बार इंग्लिश हिंदी में नहीं लिखेंगे, इसको हम क्या लिखेंगे, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो हम बात करेंगे किसके बारे में भैया, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। सवाल पैदा होता है कि सेकेंड लॉ बोले तो क्या सर, भैया दो तरीके से होगा, बहुत ध्यान से देखना बेटा, दो तरीके से होगा, ठीक है। एक फिजिक्स वाला होगा, एक केमिस्ट्री वाला होगा, हालांकि दोनों सेम है, पर केमिस्ट्री और फिजिक्स में आप कंफ्यूज हो सकते हो, बहुत ध्यान से देखना। तो जो देखो दोनों नियम इसके आपस में कनेक्टेड हैं, पर दोनों की जो स्टेटमेंट है ना वो कैसी है भाई, डिफरेंट है। पहली स्टेटमेंट अपन इधर चिपकाएंगे, दूसरी स्टेटमेंट अपन इधर चिपकाएंगे, बहुत ध्यान से देखना। और दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बड़ी ही कॉमन और सिंपल है। अब पहली स्टेटमेंट को अपन समझते हैं। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि कोई चीज यदि बहुत गर्म है, बात समझ में आई, तो वो कैसी होगी भाई, ठंडी होगी। समझते हैं इस बात को। मैंने कहा मेरे पास एक डिब्बा है, डिब्बे के अंदर पानी है, बहुत गौर से सुनिएगा। मेरे पास एक डिब्बा है, डिब्बे के अंदर पानी है और डिब्बे का तापमान है 80 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिब्बा खुला है। ऊष्मा जो है आदान प्रदान हो सकती है वातावरण के साथ में, और भाई ये वातावरण है। अब ये वातावरण जो है राइट, ये तो भैया 25 डिग्री सेल्सियस पे है। तो आपने कहा सर डिब्बा गर्म है, वातावरण ठंडा है। आपने क्या कहा कि सर डिब्बा गर्म है, वातावरण ठंडा है। एक और डिब्बा ले लो, एक प्याले में गर्मा गर्म चाय ले लो। बात समझ में आ रही है। तापमान 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है स्टार्टिंग में। तो ये बताओ ऊष्मा कहां से कहां जाएगी। तो आपने कहा सर ये तो बहुत ही सिंपल है। ऊष्मा जो है हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाती है। मतलब ये कि ऊष्मा जो है वो हमेशा ज्यादा तापमान से भाई कम की तरफ जाएगी। सिंपल सी कहानी। आपने कहा ओके सर, तो ऊष्मा जो है ठीक है, ऊष्मा का गमन जो होगा, बात समझ में आ रही है। आपने कहा हाँ जी सर, समझने वाला है, सिंपल। ऊष्मा का गमन जो होगा भैया वो होगा ज्यादा ताप से किसके तरफ, तो भैया कम ताप के तरफ। तो ये हो जाएगा आपका ज्यादा तापमान से किसके तरफ, तो भाई कम तापमान की तरफ। मस्त वाली कहानी। ज्यादा तापमान से किस तरफ, तो भाई कम तापमान की तरफ। तो अब आप बोलोगे सर ये तो कुछ बहुत ही सिंपल सी चीज हो गई ना। बस इसी को अपन कहते हैं क्या, ऊष्मा गतिकी का द्वितीय नियम। लिख देते हैं भैया, यहां पर भी लिख देते हैं ऊष्मा गतिकी। तो ऐसे तो एकदम हलुआ हलुआ लल्लू लल्लू कॉन्सेप्ट होते हैं बेटा। बस बात है कि अपनी जिंदगी में आप इन चीजों को पहली बार देखते हो, तो हो सकता है कि आपको पहली बार देखने में वो चीज देखने में कॉम्प्लिकेटेड लगे, थोड़ी सी मुश्किल लगे, और उससे कई बार आपका जो इंटरेस्ट होता है
अच्छी खासी इंटेलिजेंसी के बाद भी कम हो जाता है। बात समझ में आ रही है? चीज नहीं है, आसान है भाई, सीधी सी बात है। मेरे को आप यदि कोई ऐसी भाषा लिखकर दे दोगे, भले उसमें कुछ भी अच्छा लिखा होगा, बात समझ में आ रही है, पर मैंने उसको पहले कभी देखा ही नहीं तो मुझे तो कॉम्प्लिकेटेड लगेगा ना। पर यदि मैंने 4 दिन प्रैक्टिस कर ली ना तो फिर तो मैं गर्दा उड़ा दूंगा, आप भी उड़ा दोगे। बात समझ में आ रही? तो बस अपने को प्रैक्टिस करनी है, खेल हो गया खत्म। तो हम बात कर रहे हैं ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के बारे में। हम बात कर रहे हैं भैया द्वितीय नियम के बारे में। द्वितीय नियम यह कहता है कि ऊष्मा जो है हमेशा हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाएगी, मतलब ऊष्मा का जो गमन होगा वो हमेशा ज्यादा तापमान से कम तापमान की तरफ जाएगा। इसलिए जो चाय होती है वो ठंडी होती है। बड़े ध्यान से देखिएगा, क्या 8th क्लास की साइंस पढ़ रहे हैं यार? इतनी तो सिंपल सी कहानी है, राइट? इसलिए जो गर्म चाय होती है वो ठंडी होती है, और जो आइसक्रीम होती है, अब आइसक्रीम आपने यहां पर रखा ना, ये रखा आपने आइसक्रीम, कौन सी वाली? वो 10 रुपए वाली चोकोबार ले लो। बात समझ में? अब ये आइसक्रीम है भैया, अब ये कितने पर है? तो ये 2 डिग्री सेल्सियस पर है, आसपास का वातावरण 25 डिग्री सेल्सियस पर है। तो आइसक्रीम काहे पिघलती है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। क्योंकि 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 ये जो ऊष्मा होती है, बात समझ में आ रही है, वो 25 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस की तरफ जाती है। तो आइसक्रीम वातावरण से ऊष्मा लेती है क्योंकि वातावरण गर्म है और आइसक्रीम आपकी ठंडी है। बात समझ में आई? पर यदि हम बात करते हैं गर्मा गर्म चाय की, चाय के प्याले की, तो भैया उसमें से ऊष्मा वातावरण में जाती है। तो आपने कहा सर बिल्कुल दिमाग के अंदर सेट हो गया, टैटू बनवा लेंगे, यहां पे लिखवा लेंगे, हमेशा ऊष्मा जो रहेगी हायर टेम्परेचर से किधर जाएगी? तो भाई लोअर टेम्परेचर की तरफ जाएगी। बात हो गई खत्म। मैंने कहा ये था आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। आपने कहा सर एकदम हलवा। अब इसको हम केमिस्ट्री यानी कि एंट्रोपी के माध्यम से भी समझेंगे। बड़े ध्यान से देखिएगा, अब सुनो। अब आप मुझे एक बात बताओ, जब, बहुत ध्यान से देखना बबुआ, मैं कह रहा हूं कि जब 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 ये तापमान 25 से 2 की तरफ आएगा, बात समझ में? जब ये तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस की तरफ आएगा तो होगा क्या? तो ये ठोस है, बोलो यस सर। अब ये ठोस से किस में परिवर्तित हो जाएगी? भाई द्रव में परिवर्तित हो जाएगी। तो इससे जो एंट्रोपी है, जिसको आप बोलते हो अव्यवस्था, इससे जो एंट्रोपी है उस पर क्या असर पड़ेगा? तो आपने कहा सर बहुत सिंपल सी कहानी, एंट्रोपी बढ़ जाएगी। बात समझ में आई? तो एक चीज अपन यहां पर निकाल कर लेकर आते हैं जो कि मस्त वाली कहानी है कि बहुत सिंपल सी बात कि भैया जब ऊष्मा जो है, ठीक है, वो ज्यादा ताप से कम ताप की तरफ जाती है, बहुत ध्यान से देखेंगे, कम ताप की तरफ जाती है, तो जब ऊष्मा जो है ज्यादा ताप से कम ताप की तरफ जाती है तो कुछ तो होता होगा ना। एग्जैक्टली क्या होता है कि पहली बात, ठीक है, जहां पर ऊष्मा गई है, मतलब ऊष्मा भाई आपके निकाय में भी आ सकती है और वातावरण में भी जा सकती है, ठीक है, तो अव्यवस्था यानी कि जो एंट्रोपी है, बात समझ में आ रही है, वो बढ़ती है। कैसी होती है? तो जिधर भी ऊष्मा जा रही है, किस दिशा में? जिस दिशा में ऊष्मा जा रही है, उसको पूरा लिखेंगे आप, जिस दिशा में, दिशा बोले तो कौन? डायरेक्शन। तो जिस दिशा में ऊष्मा जा रही है, आपने कहा ओके सर, जा रही है, और जाने वाले को कौन रोक सकता है? इमोशनल हो गया क्या? आगे बढ़ते हैं, मस्त वाली बात, ठीक है। तो मैंने कहा भैया जिस दिशा में ऊष्मा जा रही है, राइट, एंट्रोपी कैसी होगी? उसी दिशा में जो है भैया बढ़ेगी। तो अब हमने ज्ञान दिया, साइंस वाले ना बहुत ज्ञान देते, भर भर के ज्ञान देते, इतना ज्ञान देते कि वही ज्ञान जो है नीट में, JEE में, सब जगह पर पूछा जाता है, एक घिसा पिटा ज्ञान। बात समझ में? तो हमने कहा इसके 2 नियम बना देते हैं, एक ऊष्मा के गमन के संदर्भ में, बात समझ में, और एक आपका एंट्रोपी के संदर्भ में, या आइसक्रीम के संदर्भ में नहीं, एंट्रोपी के संदर्भ में। तो हमने इसके 2 नियम बनाए, दोनों ही बड़े शानदार हैं। बहुत ध्यान से देखना, लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। इसको मिटा दूं? आपने कहा हाँ जी सर मिटा दो, चलो। और फिर यहीं से एंट्री होगी आपकी गिब्स ऊर्जा यानी कि गिब्स एनर्जी की। खत्म बात, इतनी सी कहानी है, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, मस्त वाली कहानी है। चलो आ जाओ, एक अपन बादल यहां बनाएंगे,
एक बादल हम यहां बनाएंगे और भैया एक बादल जो है अपन बनाएगा कहां, नीचे की तरफ। राइट, आपने कहा हाँ जी सर, मजे ले लेते हैं इस टॉपिक के। ठीक है, चलो ये लिया अपन ने इस टॉपिक के मजे। तो अब ध्यान से देखना, दो स्टेटमेंट होगी इसकी, पहली और दूसरा। कहां लिखा था मैंने, यहां लिखा था, पहली और दूसरी। पहली स्टेटमेंट बहुत सिंपल है, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली स्टेटमेंट कहती कि भैया ऊष्मा, कौन सा रंग से लिखो, इसे लिखो, ऊष्मा 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 हमेशा ज्यादा ताप से, बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, ज्यादा ताप से कम ताप की तरफ जाती है, कम ताप की तरफ जाती है, ताप की तरफ जाती है। चलो, ऊष्मा हमेशा जो है ज्यादा ताप से कम ताप की तरफ जाती है। इसका मतलब यह हुआ कि कम ताप से यदि आपको ऊष्मा ज्यादा ताप तक लेकर जाना है, बात समझ में आ रही है, तो आपको अतिरिक्त कार्य करना पड़ेगा। पहला ना स्टेटमेंट क्लियर होगी। चलो आओ इसके ऊपर ये लगा देते हैं ऐसे। ठीक है, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, मतलब दुनिया इधर की उधर हो जाए पर ये लॉ जो है वो चेंज होने वाला नहीं है। हमने कहा सुनो एक और इंटरेस्टिंग कहानी है, उसको भी हम लिख देते हैं अथवा के रूप में। बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, बोलिए 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 बोलिए। चलिए भाई, तो अब इसको हम ना थोड़े घुमा फिरा कर बोलेंगे। कैसे? ध्यान से देखना। बिना किसी अतिरिक्त अतिरिक्त बिना किसी अतिरिक्त कार्य के, मैं क्या कह रहा हूं, बिना किसी अतिरिक्त कार्य के हम ऊष्मा को कम ताप से ज्यादा ताप की तरफ नहीं ले जा सकते हैं। खत्म बात। तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर भी जो है हम ऐसे वाले दो जो है ना हीरोपंती दिखा देते हैं, मस्त वाली बात है। बात समझ में आ गई? तो आपने कहा हाँ जी सर, एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो भैया दोनों ही इसके जो स्टेटमेंट है उसको दिमाग के अंदर फिट रखना है। दोनों ही आपके सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम जो है उसको क्या करते हैं भाई, डिफाइन करते हैं। मस्त वाली ये बात, ठीक है, कि ऊष्मा हमेशा ज्यादा तापमान से कम की तरफ जाती है। ये हो गई पहली बात। इसी को यदि अपन घुमा फिरा कर बोले, देखो सिर्फ बच्चे नहीं घुमाते पेरेंट्स या टीचर्स को, बात समझ में आ रही है? ये वैज्ञानिक, मतलब इनसे ज्यादा घुमंतु तो कोई नहीं है। ऐसा घुमा फिरा कर एक ही चीज को बोलते हैं ना कि वो चीज अपने को देखने में ना अजीब सी लगने लगती है, पर अंदर की कहानी है कि बड़ी हलवा होती है वो। चलो, बिना किसी अतिरिक्त कार्य के हम ऊष्मा को, बिना किसी अतिरिक्त कार्य के हम जो है ऊष्मा को कम तापमान से ज्यादा तापमान की तरफ लेकर ही नहीं जा सकते। बात हो गई खत्म। बात समझ में आई? चलो, तो ये किसके लिए था? तो ये वाला आपको फिजिक्स में मिलेगा, फिजिक्स में भी मिलेगा, फिजिक्स के लिए था। बात समझ में? ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के लिए था बेसिकली। बहुत मस्त वाली बात है ना। आप इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, संदीप सर मस्त तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाएंगे फिजिक्स वाली थर्मोडायनेमिक्स में। बात समझ में? तो ये दोनों के लिए था, हमने सिर्फ स्टेटमेंट लिखनी है, दैट्स ऑल। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। ठीक है, किसके लिए? तो भैया सिर्फ केमिस्ट्री के लिए, हालांकि फिजिक्स के लिए भी है बट फिजिक्स में कम है बेटा, केमिस्ट्री में। और ये नियम क्या कहता है भैया? हम बात करेंगे सिर्फ एंट्रोपी की, हम बात करेंगे सिर्फ अव्यवस्था की, कि जब कभी भी, बहुत ध्यान से देखना, किसी भी ऊष्मा, ठीक है, ऊष्मा गतिकी राइट, बोलो यस सर, मस्त वाली बात। तो मैंने कहा किसी भी ऊष्मा गतिकी प्रक्रम के लिए, प्रक्रम काहे इतनी कंजूसी कर रहे हैं, नीचे लिखेंगे अपन, ठीक है, किसी भी ऊष्मा गतिकी प्रक्रम के लिए, बहुत ध्यान से देखेंगे बबुआ, किसी भी ऊष्मा गतिकी प्रक्रम के लिए, बहुत ध्यान से देखेंगे, किसी भी ऊष्मा गतिकी प्रक्रम के लिए, राइट, यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड की अव्यवस्था, राइट, क्या बोलते हैं इसको पढ़े लिखे लोग? एंट्रोपी।
एंट्रोपी 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 हमेशा कैसी होती है? तो आपने कहा सर हमेशा, बहुत ध्यान से देखेंगे भैया, हमेशा कैसी होती है? तो बढ़ती है। हमेशा कैसी होती है? तो बढ़ती है। दैट्स ऑल, खेल खल्लास। तो हम कह रहे हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी यदि ऊष्मागतिकी प्रक्रम हो रहा है, पूरी दुनिया में कोई भी यदि ऊष्मागतिकी प्रक्रम हो रहा है, राइट, तो उस सिचुएशन में ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है, अव्यवस्था है, वो हमेशा कैसी होती है? बढ़ती है। खेल हो गया खल्लास। बात समझ में आई? बढ़ती है इसका मतलब क्या होगा कि ब्रह्मांड की जो डेल एस होगी, बात समझ में आ रही है? बहुत ध्यान से देखेंगे भैया। तो डेल एस टोटल जो होगा ना, राइट, वो हमेशा शून्य से कैसा होगा? ज्यादा होगा। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में? एकदम हलवा कॉन्सेप्ट। टीपो रे बाबा, गर्दा उड़ा दिया अपन ने। चलो आपने कहा सर स्क्रीनशॉट लो, वीडियो को रोको, लिखो जल्दी। लिख लिया? मजेदार कहानी। तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अपने समझ में आ गया। हमने एंट्रोपी को किसके साथ कनेक्ट कर दिया? तो भाई हीट, ऊष्मा, और दो जो आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके साथ कनेक्ट कर दिया। आपने कहा सर यहां तक तो मामला एकदम सेट है, अब बढ़ते हैं आगे। अब क्या है, इसी चीज की अलग अलग स्टेटमेंट होती है, उसको अपने को कई बार चिपकाना पड़ता है एग्जाम में, कई बार पूछ लेते हैं भाई। बात समझ में? तो सारी स्टेटमेंट्स इसकी मैं लेकर आया हूं, सिर्फ स्क्रीनशॉट लेना है। कहानी तो अब आपके समझ में आ ही गई है। आपने कहा हाँ जी सर। चलो भैया, तो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को और कैसे कैसे लिख सकते हैं? देखो देखो, अब इसमें थोड़ी और इंटेलिजेंस डालेंगे कि सभी प्रकार की स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम या प्राकृतिक प्रक्रम ऊष्मागतिकी रूप से अनुत्क्रमणीय होते हैं। बिल्कुल सही बात है। मतलब ये कभी क्या कहना चाहते हैं कि कोई यदि ऑटोमेटिक होने वाला प्रोसेस है तो ऊष्मागतिकी के आधार पे वो हमेशा कैसा होगा? अनुत्क्रमणीय होगा। मतलब ये हुआ कि गर्म चाय जो है इस वातावरण में रहने पर ठंडी ही होगी। अपने आप वो जो चाय है वो गर्म नहीं हो सकती। हाँ, उसको गर्म करने के लिए अपने को थोड़ी गैस वैस जलानी पड़ेगी, उसको गर्म करने के लिए अपने को जो पप्पू चुन्नू मुन्नू है उसको भेजना पड़ेगा, चाय गर्म करवानी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो मैं कह रहा हूं कि सभी स्वप्रवर्तित प्रक्रम या प्राकृतिक प्रक्रम जो है वो ऊष्मागतिकीय रूप से अनुत्क्रमणीय होता है। पहली बात ये लो, ये लिख लिया अपन ने। जैसे हमने कहा कि दो गैसें हैं जो आपस में अभिक्रिया नहीं करती है, कोई भी ले लो, दो गैसें जो आपस में अभिक्रिया करती ही नहीं है, कोई भी दो ले लेते हैं, आयोडीन ले लेते हैं, हाइड्रोजन ले लेते हैं, कम तापमान पे अभिक्रिया नहीं करेगी। ठीक है, तो इन दोनों को यदि आप आपस में मिलाते हो तो जितने भी बनने वाले अणु हैं उनकी एंट्रोपी तो बढ़ेगी, पर इसे मिश्रण से आप पृथक नहीं कर सकते। अपने आप होने वाली जो है ये प्रक्रिया है। कैसे बताओगे कि कौन सा वाला जो अणु है वो हाइड्रोजन का है, कौन सा वाला जो अणु है वो आयोडीन का है? आयोडीन गैसीय रूप में बात कर रहा हूं, वैसे वो ठोस में पाई जाती है। पहली कहानी। दूसरी वाली कहानी, बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से, मतलब बिना कोई अतिरिक्त बल के आप स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम को उत्क्रमित नहीं कर सकते। इसका मतलब ये कि यदि चाय ठंडी हो रही है तो हो ही रही है, आपको बाहर से काम करके चाय को वापस से क्या करना पड़ेगा? गर्म करना पड़ेगा। मस्त वाली कहानी। इसको भी टीपो रे बाबा। तो यहां पर अपना ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम जो है वो कैसा हो गया भैया? खत्म। एकदम मस्त वाली कहानी। चलो कुछ और स्टेटमेंट्स हैं जो पूछ लिए जाते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा कि किसी विशेष दिशा में यदि अभिक्रिया स्वतः प्रवर्तित हो रही है, हम कह रहे हैं किसी एक दिशा में कोई अभिक्रिया जो है वो अपने आप हो रही है, सुनी नहीं रही किसी की, अपने आप ही हो रही है। बात समझ में आई? तब क्या होगा? ध्यान से देखना। तो विलगित निकाय की जो एंट्रोपी है वो हमेशा क्या होगी? बढ़ेगी। अब एक काम करो, बात समझ में आई? सेकेंड लॉ जहां पे लिखा हुआ है ना कॉपी किताब में, उसके ऊपर लिख दो एंट्रोपी बढ़ाने वाला नियम, या वो नियम जब एंट्रोपी बढ़ती है तब उपयोग में आता है। बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, क्लियर है। एक और लेते हैं। एक अविलगित निकाय में निकाय और परिवेश की कुल एंट्रोपी जो है भाई वो किसके बराबर होगी? वो डेल एस टोटल के बराबर होगी। हम सब जानते हैं कि डेल एस टोटल जो होगा, राइट, वो किसके बराबर होगा भाई? डेल एस निकाय जिसको अपन सिस्टम बोलते हैं, प्लस डेल एस क्या? तो भाई परिवेश जिसको हम लोग सराउंडिंग बोलते हैं, सराउंडिंग। तो ये जो वैल्यू होगी ये शून्य से कैसी होगी भाई? ज्यादा ही होगी ना। अब मैं आपको बताता हूं, जब मैं 11वीं कक्षा में था, जब इस तरीके से लिखा होता था तो मेरे को बड़ा बोर मारता था। क्या लिखा हुआ है सर, समझ में ही नहीं आ रहा हमारे।
इसका मतलब ये होता है, सुनो, कवि कहना चाहते हैं कि हम तो डसेंगे, और मैं कहना चाहता हूं कि मैं आप लोगों को बिल्कुल परेशान नहीं होने दूंगा। रुको एक मिनट, उसके लिए मुझे यहां पर सिस्टम लिखना पड़ेगा प्लस डेल एस, और मुझे यहां पर सराउंडिंग लिखना पड़ेगा। तो भैया ये दोनों ही चीजें किससे ज्यादा होगी? तो आपने कहा सर शून्य से। शून्य से कैसी होगी? ज्यादा होगी, खत्म। तो बात तो एक ही हुई ना बबुआ, वो एक ही लाइन में लिख देते हैं इसलिए देखने में अजीब लगता है। ठीक है, नोट करो। चलो हरी अप, तगड़ी बात, मस्त वाली बात। आइए, ठीक, ये वही लिखा हुआ है, फिर से वही लिखा हुआ है। ठीक है, चलो। और एक लाइन में याद रखना है, सबसे ज्यादा क्यूट वाली डेफिनेशन या स्टेटमेंट, तो आप बोलोगे ये सर सबसे ज्यादा क्यूट स्टेटमेंट बाबू सोनो को भी सुना सकते हो, इतनी अच्छी स्टेटमेंट है। बात समझ में? देखो, बाबू सोनो को भी सुना सकते हो, इतनी अच्छी स्टेटमेंट है कि किसी स्वप्रवर्तित प्रक्रम में, किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में जो पूरे ब्रह्मांड की एंट्रोपी है वो हमेशा कैसी होती है? बढ़ती है। बात हो गई खत्म। ये रहा स्टेटमेंट, नीचे रहा उसका रिप्रेजेंटेशन। ठीक है जी, चलिए आइए। तो इस तरीके से यह आपका थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम था। अब हम बात करेंगे बड़े इंपॉर्टेंट स्टेट फंक्शन के बारे में, अवस्था फलन के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं गिब्स ऊर्जा या फिर गिब्स एनर्जी। राइट, चलिए भैया, तो समय आ गया है एक तगड़े वाले टॉपिक के बारे में पढ़ने का, जिसे हम कहते हैं गिब्स मुक्त ऊर्जा या फिर गिब्स फ्री एनर्जी। कौन थे अंकल? तो अंकल थे जे विलियर्ड गिब्स। अरे बाबा, अंकल कौन थे? तो अंकल थे जे विलियर्ड गिब्स। बात समझ में आई? इस पूरे अध्याय में मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ाई हैं। अब नई चीज निकल कर आई, और वो क्या है? आपकी गिब्स ऊर्जा। क्यों है गिब्स ऊर्जा, वो मैं आपको समझाता हूं। क्योंकि भैया देखो, जब तक हम एंट्रोपी पर ध्यान नहीं दे रहे थे ना, जब तक हम अणुओं की अव्यवस्था पर ध्यान नहीं दे रहे थे ना, तब तक एंथैल्पी से अपना काम चल रहा था, मस्त चल रहा था। हमने कहा एंथैल्पी में जो परिवर्तन हो रहा था उसमें आंतरिक ऊर्जा भी आ रही थी, पी डेल वी, ये सब अपने काम चल रहे थे। हमने कहा कि डेल एच यदि होगा तो क्यू पी इज इक्वल टू होगा तो सी पी आर टी होगा। ये हमने कहा, ये सब काम चल रहे थे बढ़िया से। फिर एंट्री किसकी होती है? बहुत ध्यान से देखिएगा, इसके बाद ग्रैंड एंट्री होती है एकदम मस्त वाली, किसकी? एंट्रोपी की बेटा। जब तक आप सिर्फ एंथैल्पी की बात कर रहे थे, बात समझ में आ रही है, तब तक एंट्रोपी को हमने कुछ बात ही नहीं की। हमने एंट्रोपी के बारे में कोई बात ही नहीं की। हमने कहा भैया हम बात नहीं करेंगे अभी, ये पर ये अपूर्ण था, ये इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी। बात समझ में? फिर हमने कहा नहीं नहीं रुको यार एक मिनट, ऊष्मा के आने जाने से जो है कणों के बीच में, अणुओं के बीच में, परमाणुओं के बीच में जो अव्यवस्था है, एंट्रोपी है, उसमें होता है परिवर्तन। मतलब इसको भी शामिल करना पड़ेगा। बात समझ में आई? तो हमने जब डेल एच में एंट्रोपी का प्रभाव जो था वो शामिल कर दिया, तो हमें एक नई ऊर्जा मिलती है, और उसको हम क्या बोलते हैं भाई? गिब्स एनर्जी बोलते हैं। अब जो मैं आपसे बतिया रहा हूं, ये सब काम किसने किया? ये जो हमारे विलियर्ड गिब्स अंकल है ना, इन्होंने किया। बात समझ में आई? इन्होंने बस वही कहा कि यदि आप एंथैल्पी में गिब्स ऊर्जा, बात समझ में आ रही, एंट्रोपी के प्रभाव को भी शामिल कर देंगे, क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, तो उसको हम गिब्स ऊर्जा बोलेंगे। एक काम करो, सबसे पहले ना ये ऊपर वाली लाइन अपनी कॉपी में चिपकाओ, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। हरी अप। चलिए भैया, तो ऊपर वाला जो भाग है आपने तो लिख लिया, पर हम अपनी वाली स्टाइल में इसको लिखेंगे, अपुन के स्टाइल में। राइट, बहुत ध्यान से देखना। देखो 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 देखो, ठीक है। जब भी हम एंथैल्पी परिवर्तन में एंट्रोपी का असर जो है वो शामिल कर लेते हैं, तो उस समय पर एंट्री होती है किसकी? गिब्स ऊर्जा की। बहुत ध्यान से देखिएगा क्या लिखा इन्होंने कहा कि भैया स्वतः प्रवर्तित प्रक्रम जितने भी होते हैं, इसकी दिशा का अनुमान लगाने के लिए, जितने भी स्वप्रवर्तित प्रक्रम होते हैं, इसकी दिशा जो है उसका अनुमान लगाने के लिए हमने जो है मुक्त ऊर्जा नामक एक नया पद जो है वो निकाला, और उसको हम क्या बोलते हैं? गिब्स मुक्त ऊर्जा या फिर गिब्स फ्री एनर्जी। बात समझ में आ रही है? इसको हम एक और चीज तरीके से कह सकते हैं कि भैया देखो, गिब्स मुक्त 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 ऊर्जा। और इसका मतलब क्या होगा? बहुत ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब होगा कि अब हम एंथैल्पी जो होगी, ठीक है, या फिर मैं कह लूं कि स्वप्रवर्तित प्रक्रम के लिए
स्वप्रवर्तित प्रक्रम के लिए। बात समझ में आई? एंथैल्पी, एंथैल्पी, अरे यार एंथैल्पी, एंथैल्पी का सम्मिलित रूप से हम क्या देखने वाले हैं? तो भैया असर देखने वाले हैं। ठीक है, गिब्स मुक्त ऊर्जा का स्वप्रवर्तित प्रक्रम के लिए सम्मिलित रूप से यदि हम एंथैल्पी की बात करेंगे तो एक नई चीज निकल कर आएगी और वो आपकी क्या होगी? गिब्स मुक्त ऊर्जा होगी। क्लियर है कहानी? पर बिना समीकरण बनाए इस चीज को हम बहुत बढ़िया तरीके से समझ नहीं सकते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अब हम बात करते हैं इसके बारे में, इसकी डेफिनेशन या फिर परिभाषा के बारे में। ठीक है, नोट करो। चलो चलो ये बात तो नोट ही करो, है ना? आ जाओ। तो अब हमने एक कंडीशन लगाई कि सुनो भैया, एक बात है, सब कुछ तो करेंगे ठीक है, पर तापमान जो है उसमें कोई परिवर्तन बर्दाश्त नहीं होगा। हमने कहा हम सब बात करेंगे, पर तापमान जो है उसमें कोई परिवर्तन जो है बर्दाश्त नहीं होगा। साथ में जो दाब है, बात समझ में आ रही है? साथ में जो दाब है उसको भी हम क्या कर रहे हैं? नियत रख रहे हैं, यानी कि स्थिर रख रहे हैं। तो ये कब निकालेंगे? जब दाब और ताप आपका कैसा होगा? स्थिर होगा। इस सिचुएशन को अपन यहां पटक देते हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई जो ताप है और दाब है, बहुत ध्यान से देखना, अभी ताप में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जब ताप में परिवर्तन होगा तो वहां पर फिर हम वो डेल एच इज इक्वल टू, हम जो भी चीजें हैं लिखते हैं ना, Q इज इक्वल टू, भाई यहां पे आ जाता है, फिर Cp डेल टी लिख देते हैं, ये सब लिख देते हैं। ये सब तापमान में परिवर्तन के समय पर, देखो डेल्टा टी है। पर हम कह रहे हैं कि भैया ताप और दाब जो है ना वो कैसे बने होंगे? तो आपने कहा सर स्थिर बने होंगे सर। तो हमने कहा ताप और दाब जो है ये कैसे बने होंगे? तो आपने कहा सर बहुत सिंपल वाली कहानी है, ये होंगे आपके स्थिर। चलो, यदि ये स्थिर होंगे, बात समझ में आई? तो इसमें यदि हम कोई उपयोगी कार्य करने हेतु उपलब्ध ऊर्जा की जो भी मात्रा होती है, ताप दाब निश्चित, बात हो गई खत्म। इस समय पर यदि आप कोई भी उपयोगी कार्य करना चाहते हो, इसके लिए जितनी ऊर्जा की मात्रा जो है वो मुक्त होती है या उपलब्ध होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? गिब्स फ्री एनर्जी या फिर गिब्स मुक्त ऊर्जा कहते हैं। और यह एंथैल्पी और एंट्रोपी से संबंधित होती ही होती है। यह एंथैल्पी और एंट्रोपी जो है उससे संबंधित होती ही होती है। बहुत ध्यान से देखिएगा। ऐसा मैं क्यों काउंट कर रहा हूं? क्योंकि देखो भैया, एंथैल्पी जब हम पढ़ रहे थे तब हमने एंट्रोपी की कोई बात ही नहीं की थी, पर हमको बाद में पता चला कि एंट्रोपी भी एक प्रभावित करने वाला कारक है। एंट्रोपी के कमियां ज्यादा होने से, एंट्रोपी के सॉरी एंट्रोपी के अव्यवस्था के कमियां ज्यादा होने से ऊर्जा जो है उस पर भी क्या पड़ता है भाई? असर पड़ता है। समझने की कोशिश करते हैं। मैंने कहा मेरे पास एक डिब्बा है, इस डिब्बे के अंदर जो है भैया पानी भरा हुआ है। ये डिब्बा है और इसके अंदर क्या भरा हुआ है? तो भाई जल भरा हुआ है। मस्त वाली कहानी। अब हम एक काम करते हैं, हम नीचे से इसका हैप्पी बर्थडे मनाते हैं और इस पर जो है ऊष्मा देते हैं। हम नीचे से इसका हैप्पी बर्थडे मनाते हैं और इस पर क्या देते हैं? तो भाई ऊष्मा देते हैं। बहुत मस्त वाली कहानी। तो इससे क्या होगा? इसकी एंथैल्पी में परिवर्तन तो होगा ही होगा। इससे इसकी जो एंथैल्पी है उसमें परिवर्तन तो होगा ही होगा, पर क्योंकि आप ऊष्मा बढ़ा रहे हो, बात समझ में? तो इसकी जो अव्यवस्था होगी ना उसमें भी परिवर्तन होगा, कणों के बीच की दूरी में भी परिवर्तन होगा, और ये जो परिवर्तन है ये अपने को माइनस करना है। बात समझ में? तो उसके लिए मैंने एक स्टेटमेंट बनाई और वो ये है कि भैया गिब्स ऊर्जा जो रहेगी वो एंथैल्पी माइनस एंट्रोपी का असर रहेगी। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो मैं इसको यहां पर ऐसे लिख सकता हूं, गिब्स मुक्त ऊर्जा इज इक्वल टू क्या होगी? तो बहुत ध्यान से देखेंगे, एंथैल्पी माइनस एंट्रोपी यानी कि अव्यवस्था, व्यवस्था का प्रभाव। अव्यवस्था नहीं बेटा, अव्यवस्था का प्रभाव, क्योंकि देखो तापमान भी उसमें आ गया। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो बस वही बात है कि अव्यवस्था का जो प्रभाव है एंथैल्पी ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एंथैल्पी ही है, पर हम बात कर रहे हैं किसकी? अव्यवस्था के प्रभाव की। बस इतनी सी कहानी और कुछ नहीं। ठीक है, इसको यहां से मिटा दे। तो एक सिचुएशन ये हो गई, ये जरूर अपनी कॉपी में आप बढ़िया से सुनहरे शब्दों में नोट करेंगे।
अब आपने कहा सर H क्या है, T क्या है, S क्या है, तो इसको भी समझ लेते हैं। H हो जाएगी आपका जो भी निकाय होगा, निकाय बोले तो डिब्बा, उसकी एंथैल्पी, बात समझ में। S क्या होगा तो निकाय की एंट्रोपी, T क्या होगा तो केल्विन में तापमान होगा निकाय का। ठीक है जी, यस सर। अब यदि इसको मैं किस रूप में लेकर चलता हूं, भाई डेल्टा जी निकालता हूं। मैंने कहा कि भैया यदि कोई प्रक्रम है तो मुक्त ऊर्जा में क्या हो रहा है भाई, परिवर्तन हो रहा है। ये जो है मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन हो रहा है, तो जब G में परिवर्तन होगा तो H में भी परिवर्तन होगा और एंट्रोपी में भी परिवर्तन होगा। तापमान में नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, उधर देखो, गिब्स अंकल ने पहले ही बता दिया, तापमान में परिवर्तन को बिल्कुल मान्यता हम नहीं देंगे। चलो भैया बहुत मजेदार। तो फिर हम एक नया नियम बनाएंगे, हम कहेंगे भैया डेल G इज इक्वल टू वॉट, डेल H, ठीक है, माइनस T डेल S हो जाएगा। डेल G इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल H माइनस T डेल S हो जाएगा। बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर, पहले इतना नोट करो रे भैया, आगे बढ़ेंगे। चलिए तो भाई अच्छा इसको पूरा लिख देते हैं अपन। तो डेल G इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डेल H डेल H डेल H डेल H डेल ल H, ठीक है, और माइनस कितना हो जाएगा, T डेल S हो जाएगा। अब आप ये मत बोलना कि सर आपने T के आगे डेल्टा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि भैया तापमान अपना स्थिर है, तापमान में किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन जो है वो नहीं हो रहा है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। बस इस तरीके से आपको लिखना है। अब उस इक्वेशन को अपन थोड़ा सा प्रूव कर लेते हैं, है ना, थोड़े और हीरो अपन बन जाएंगे। बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। तो देखो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि कोई निकाय जो है वो अपनी प्रारंभिक अवस्था में है, तो उसमें जो गिब्स एनर्जी होगी, गिब्स ऊर्जा होगी, वो कितनी होगी। तो आपने कहा सर हम ले लेंगे उसको जीवन, ये ले लिया हमने जीवन। बात समझ में आई? तो जीवन अवस्था में हम ऐसे लिखेंगे। जब हम बात करेंगे किसके बारे में भाई, G2 के बारे में, मतलब हम कह रहे हैं कि वो कुछ देर बाद जो है अपनी अंतिम अवस्था में पहुंच गई, वहां पर उसकी एंथैल्पी जो होगी उसमें परिवर्तन कितना होगा। तो आपने कहा सर देखिए इतना होगा। बात समझ में आई? तो मुक्त ऊर्जा में जो परिवर्तन हो रहा है डेल G, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे G2 माइनस G1, और ये परिवर्तित हो जाएगा आपका डेल H माइनस T डेल S। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो बहुत मजेदार वाली बात। तो ये जो संबंध आपको मिला है, ये जो भी संबंध आपको मिला है, इसको आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे डेल H माइनस T डेल S। और इसका नाम क्या होगा, तो बड़ा भयंकर सा इसका नाम है, कहानी तो एकदम हलवा है, राइट, कि गिब्स हेल्महोल्ट्ज, यही नाम है इसका, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। वाह, सिंपल कुछ रख देते यार, मतलब क्यों करते हो ऐसा, बच्चों को साथ साथ हमें भी बड़ा बोलते ही नहीं बनता। गिब्स हेल्महोल्ट्ज, ध्यान से देखिए, गिब्स हेल्महोल्ट्ज से भयंकर भयंकर नाम, अनिल सुनील टाइप के नाम रख देते, बड़ा मजा आ जाता। अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स बच्चों, ये सब हंसी मजाक की बातें हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस समीकरण को हम क्या बोलेंगे, गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण, ठीक है। और कई बार ये सीधे सीधे पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में, कई बार ये एक अंक के लिए जो आपके एमसीक्यूज होते हैं, रिक्त स्थान होते हैं, वहां पर सीधे सीधे पूछ लिया जाता है कि बताओ भैया ये जो गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण है ये बेसिकली क्या है। तो आपने कहा सर ये रहा समीकरण। क्लियर है कहानी? यस सर, खत्म बात। बात कैसी हो गई, एकदम खत्म हो गई। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, ठीक है। चलो और अपन आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम बात करने वाले हैं कि भाई मुक्त ऊर्जा परिवर्तन और अभिक्रिया की स्वतः प्रवर्तिता का अनुमान जो है वो हम गिब्स एनर्जी के बिहाफ पर कैसे लगाएंगे। तो आप जानते हो कि सर डेल एस कुल जो होगा वो निकाय का डेल एस, मतलब निकाय का जो एंट्रोपी परिवर्तन है वो, प्लस परिवेश का जो एंट्रोपी परिवर्तन है ना, उसके हिसाब से होगा। तो अब बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बहुत तगड़ा वाला एक डेरिवेशन करवाने जा रहा हूं, सो बी रेडी फॉर दैट। बस उस हेडिंग को अपनी कॉपी में लिखो, अपन बढ़ रहे हैं आगे, बहुत मजा आने वाला है। चलिए ये हुई ना बात, बहुत बढ़िया से आपने इसको नोट कर लिया। अब एक सिंपल वाला जो सूत्र है वो हमारे सामने दिया हुआ है और यहां से हम प्रूफ करके दिखाने वाले हैं, और एक नया कनेक्शन भी हम बनाने वाले हैं किसके बीच में, तो भैया गिब्स की जो ऊर्जा थी ना, और ये देखो आपको अभी अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने टी डेल एस देखा था, पर सवाल पैदा होता है कि इसको हम कनेक्ट किससे करेंगे। बहुत ध्यान से देखिएगा, एकदम जादू वाली बात है। मैं कह रहा हूं भाई मेरे पास डेल एस कुल जो है वो क्या होगा, तो निकाय की एंट्रोपी में जो परिवर्तन है धन, परिवेश की जो एंट्रोपी यानी कि अव्यवस्था है उसमें जो परिवर्तन है, वो दोनों कैसे हो जाएंगे भाई, कुल एंट्रोपी में परिवर्तन के बराबर हो जाएंगे। हमने कंडीशन लगाई, हमने कहा भैया दाब स्थिर है, ताप जो है वो भी स्थिर है, और इस क्रिया में परिवेश जो है, ये जो पूरी प्रक्रिया हो रही है इसमें जो परिवेश है, बात समझ में आ रही है, वो क्या कर रहा है, तो वो हीट जो है वो दे रहा है। किसको दे रहा है, तो भाई निकाय को दे रहा है।
बात समझ में? तो एक चीज तो यहां पर क्लियर हो गई कि भैया जो परिवेश है, बोलो यस सर, परिवेश जो है उसके लिए क्या होगा, माइनस क्यू होगा। और हम क्या कह रहे हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, स्थिर दाब है और स्थिर ताप है। दाब जब स्थिर होता है तो हम यहां पर इस तरीके से लिख देते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो परिवेश के लिए माइनस क्यूपी होगा, और यदि हम निकाय की बात करेंगे बेटा, निकाय की, तो उसके लिए कैसा हो जाएगा, तो भी धनात्मक हो जाएगा, और ये क्यू आ जाएगा यहाँ पे। बात समझ में आ रही? बोलो यस सर। मस्त वाली कहानी। ठीक है, तो हमने ये सिचुएशन ले ली, अब हम बढ़ते हैं आगे, है ना। तो आ जाओ यहां पर। तो मैं सबसे पहले तो यहां पर जो है एक तगड़ी वाली डेफिनेशन स्टेटमेंट लिख ही देता हूं, बहुत ध्यान से देखना। मजेदार कहानी। कैसी कहानी? तो आपने कहा सर मजेदार कहानी, मजेदार 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 कहानी। ठीक, यस सर। चलो आ जाओ। क्या था? डेल जी। क्या था? तो भैया डेल जी, और डेल जी क्या है, तो गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन। डेल एच माइनस कितना था, टी डेल एस था। इसको अपन करते हैं प्रूफ, एक नया कनेक्शन निकाल कर आते हैं। चलो बहुत ध्यान से देखना, बहुत मजेदार बात। मैं कह रहा हूं यहां पर डेल एस है, और ये कैसा है भैया, कुल है। तो ये किसके बराबर होगा, तो यहां पर डेल एस होगा। क्लियर है कहानी? यस सर, अभी लिखा था हम लोगों ने। निकाय होगा, और बेटा यहां पर कितना हो जाएगा भाई, परिवेश हो जाएगा। परिवेश हो जाएगा किसके लिए, तो डेल एस के लिए हो जाएगा। यही बात है, परिवेश हो जाएगा। यार ये नीचे लिखने में ना बहुत समय लग जाता है। बात समझ आ रही है? आओ बढ़ते हैं आगे। चलो, अब हमने कहा परिवेश के लिए, परिवेश के लिए ऊष्मा बाहर निकलने पर हम क्या लेंगे, तो बहुत ध्यान से देखिएगा भैया, हम इसको लेंगे माइनस ऑफ क्यूपी। हम यही तो लेंगे, माइनस ऑफ क्यूपी। क्लियर है कहानी? उसके बाद हम सीधे मारेंगे एंट्री कहां पर, तो भैया एंट्रोपी यानी कि अव्यवस्था के फॉर्मूले में। बहुत ध्यान से देखिएगा। तो परिवेश के लिए हम यहां पर देख लेते हैं कि भैया डेल एस, परिवेश जो होगा, परिवेश है ना, सराउंडिंग जो होगा वो कितना हो जाएगा आपका, तो भैया हो जाएगा माइनस क्यूपी बटे कितना हो जाएगा भाई, टी हो जाएगा। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो माइनस क्यूपी होगा, मतलब एक्चुअली क्यूपी होगा, बात समझ में आ रही है, जब भी हम ऊष्मा में स्थानांतरण की बात करते हैं एक नियत दाब पर, एक स्थिर दाब पर, तो हम कहते हैं कि भाई ये तो एंथैल्पी में परिवर्तन है। बहुत मजेदार वाली बात। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं कि डेल एस परिवेश जो होगा भैया वो कितना होगा, तो आपने कहा सर माइनस ऑफ डेल एच, और डिवाइड बाय यहां पर टी आ जाएगा। माइनस ऑफ डेल एच डिवाइड बाय यहां पर कितना आ जाएगा, तो भाई टी आ जाएगा। एक काम करो, बहुत बढ़िया वाली बात है, यहां पर इसको ले लो समीकरण नंबर 1। बात समझ में आई? और ये वाली वैल्यू को पटक देते हैं हम यहां पर समीकरण नंबर 1 में। बहुत ध्यान से देखना भैया। ठीक है, चलो, तो मैं कह रहा हूं डेल एस परिवेश का मान, ठीक है ना, किसमें, तो समीकरण 1 में रखने पर। बात समझ में आई? क्या हुआ वो भी देख लेते हैं। तो भाई ये हो गया आपका डेल एस कुल, ठीक है, इज इक्वल टू, यहां पर हो गया डेल एस किसके लिए, तो निकाय के लिए, तंत्र के लिए, सिस्टम के लिए, निकाय, प्लस डेल एस परिवेश की यदि हम बात करते हैं बेटा, तो ये हो जाएगा आपका डेल टी बटे यहां पर टी हो जाएगा। समीकरण नंबर इसको 2 कर दो, क्या ही फर्क पड़ता है। बात समझ में आ रही है? और एक छोटा सा और खुरापात इसमें करते हैं, पूरे को जो है टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। एक छोटी सी खुरापात इसमें और करते हैं, इस पूरे को हम लोग टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कहां करेंगे, इधर करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, पहले लाइन मारेंगे। ये देखो, ये लाइन मारी हमने। बात समझ में? तो इस पूरे को जो है हम लोग टी से गुणा कर देते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, थोड़ा छोटा छोटा आप लिखने वाला हो। तो भाई मैं कहूंगा यहां पर कि ये डेल एस कुल जो था, इसको हमने टी से गुणा कर दिया, बराबर मैं कहूंगा कि डेल एस निकाय जो है, इसको भी हम जो है किससे गुणा करेंगे, तो भैया टी से गुणा करेंगे। प्लस मैं यहां पर कहूंगा, तो अब देखो ये प्लस था, ये माइनस था, तो कैसा हो गया भाई, माइनस हो गया। और यहां पर मैं इसको कहूंगा कि डेल एच बटे कितना था, तो आपने कहा सर देखिए डेल एच बटे टी था ना। बात समझ में आ रही है? डेल एच बटे आपका टी था। तो एक काम करते हैं भैया, नीचे और ऊपर जो है, देखो नीचे तो पहले से ही था, ऊपर वाले में हमने क्या किया, टी से गुणा कर दिया।
क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, यस सर, यस सर, यस सर। एक काम करते हैं, एक टी को दूसरे वाले टी से ना तहस नहस कर देते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। अब हमको जो चीज मिलेगी वो बड़े ध्यान से आप देखिएगा। तो हमको क्या मिला कि डेल एस कुल मिला, ठीक है, इंटू टी मिला। तो यार एक काम करते हैं ना, टी को अपन आगे सेट कर लेते हैं तो बड़ा आसान रहेगा देखना और समझना इस कॉन्सेप्ट को। तो मैंने कहा भाई टी डेल एस कुल मिला, क्लियर है कहानी? यस सर। इज इक्वल टू क्या मिला? तो टी डेल एस मेरे को यहां पर निकाय मिला, चलो ये भी मस्त वाली बात है। माइनस मुझे क्या मिला भाई? डेल एच मिला। बात समझ में आ रही है? एक और चीज हम कर सकते हैं, हमने कहा भैया सुनो 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 सुनो, मस्त वाली बात, ये नेगेटिव है ना, बात समझ में आ रही है? इसको अपन को पॉजिटिव बनाना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे समीकरण में यदि हम नेगेटिव का मल्टीप्लाई कर दें तो ये कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी। एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, ऐसे कर दो, माइनस टी डेल एस, नीचे की तरफ आप लिखिए कुल, इज इक्वल टू व्हाट, माइनस टी, तो ये पलट जाएगा बेटा, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, डेल एच माइनस टी डेल एस, और यहां पर निकाय आ जाएगा। आपने कहा सर जे बात, मस्त वाली कहानी, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो एक काम करते हैं, इसके ऊपर लगाते हैं अपन गोला, और फिर इसको हम क्या करेंगे भैया, तुलना करेंगे। फिर इसको हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे इसको तुलना। चलो तो किससे तुलना करेंगे, तो हम इस वाले से तुलना करेंगे। एक काम करते हैं, मैं यहां पर लिख देता हूं, इस समीकरण का कोई नाम रहा होगा, ठीक है। इस समीकरण को हमने कहा समीकरण नंबर 3, इसे हमने कहा समीकरण नंबर 3। बहुत ध्यान से देखिएगा, एक शानदार वाला जादू होने जा रहा है, और वो जादू पता है क्या है, ठीक है, ध्यान से देखो कि समीकरण नंबर 3 को डेल जी वाले समीकरण से तुलना करने पर, बात समझ में, समीकरण नंबर 3 को डेल जी वाले समीकरण से यदि हम तुलना करते हैं तो हमको यह बात मिलती है कि भैया देखो, इधर पर भी जो आरएचएस है ना, राइट हैंड साइड, और वहां पर भी जो आरएचएस है ना, राइट हैंड साइड, दोनों कैसे हैं, एक समान है। जैसे ही हमने तुलना की, हमको एक बात समझ में आ गई कि डेल जी जो रहेगा, राइट, वो किसके बराबर रहेगा, माइनस डेल एस कुल के बराबर रहेगा। जब बात, तो अब ये बात हुई तो सवाल पैदा होता है कि गुरुजी इसका क्या करेंगे अपन। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, जितने बच्चे जेडबलई वाले हैं, नीट वाले हैं, सीयूईटी वाले हैं और स्कूल की एग्जाम देने वाले, मतलब सारे ही बच्चे, बात समझ में, कई बार ना बेटा डेल जी नहीं पूछते आपसे, पर डेल जी का मान किसके बराबर होता है, माइनस टी डेल एस कुल के बराबर होता है। मतलब ये कि आप यदि इस पूरे ब्रह्मांड की, किसी भी तंत्र के लिए यदि इस पूरे ब्रह्मांड की आप यदि एंट्रोपी में परिवर्तन निकाल लेते हैं और यदि आप उसको टी से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वो किसके बराबर आ जाएगा, वो डेल जी के बराबर आ जाएगा। बात समझ में आई? तो इससे एक चीज पता चली कि भैया ये जो ये कुल पार्ट है ये नेगेटिव होना चाहिए यदि आप स्वप्रवर्तित किसी प्रक्रम के बारे में बात करते हो। तो बस खेल कैसा हो गया, खत्म यार, ये लो डेरिवेशन, रगड़ ही दिया अपन ने तो इस डेरिवेशन को। बात समझ में आ रही है? मस्त वाली कहानी। तो इस तरीके से ये डेरिवेशन, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन है, बात समझ में आ रही है। पर बेटा ये वाला जो सवाल है ना, ये वाला जो पार्ट है ना, ये कई बार स्कूल्स में पूछ लिया जाता है। सो बी रेडी, बहुत बढ़िया तरीके से अपनी कॉपी में बनाइए ऐसे, राइट, और ये आपको पूछा जा सकता है। चलो नोट कर लो, ठीक है। तो एक बात हमने समझ में आ गई कि इस पूरे ब्रह्मांड की यदि एंट्रोपी में परिवर्तन होता है, यदि हम उसको तापमान से गुणा करते हैं, राइट, तो ये क्या हो सकता है भैया, आपकी डेल जी यानी कि गिब्स एनर्जी में परिवर्तन के बराबर हो सकता है। तो अब आपके पास कितने फॉर्मूले हैं, तो आपने कहा सर हमारे पास अब 2 फॉर्मूले हैं। पहला जो थोड़ी देर पहले हम हीरो बने थे, बात समझ में आ रही है, ये पहला फॉर्मूला, ये फर्स्ट सूत्र, और ये दूसरा वाला फॉर्मूला, और ये वाला जो है, बात समझ में, ये है सेकंड सूत्र। खत्म बात, बस हो गया आपका परिवर्तन, सब कुछ हो गया, मतलब खेल हो गया पूरा खत्म। खेल जो है वो पूरी तरीके से कैसा हो गया भाई, खत्म हो गया। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, टीपो रे बाबा। चलो कर लिया,
आपने कहा हाँ जी सर, बिल्कुल खोपड़ी के अंदर कैसा हो चुका है, सेट हो चुका है। चलिए अब यदि ये हो ही गया डेरिवेशन तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कंप्यूटर महाशय जो है उनकी क्या हरकत है ना। बहुत ध्यान से देखना, कंप्यूटर महाशय का कहना है कि सर बिल्कुल सही बात, डेल जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ टी डेल एस कुल होगा। बात समझ में आ रही है। एक और चीज, एक समय बाद आपको डेल एस निकाय लिखने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि हम जो जितना भी एक्सपेरिमेंट करते हैं किसके अंदर करते हैं भाई, निकाय के अंदर करते हैं। बात समझ में आ रही है। तो कई बार डेल एस निकाय की जगह पर सिर्फ जो है क्या लिखा हो सकता है, देखो यहां पर जो है, देखो 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 देखो, देखो सिर्फ डेल एस निकाय था, यहां पर सिर्फ डेल एस लिखा हुआ है। क्लियर? सो वन थिंग इज क्लियर हियर कि भैया देखो 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 किसी भी स्वप्रवर्तित आपका जो प्रक्रम होता है उसके लिए जो डेल एस कुल है और डेल एस कुल और टी जो है वो कैसे होते हैं भाई, धनात्मक होते हैं। डेल एस कुल कैसा होगा तो भैया धनात्मक होगा। अभी हमने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यानी कि ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम में ये पढ़ा था कि कुछ भी होता रहे इस पूरे ब्रह्मांड की जो एंट्रोपी है, अव्यवस्था है, वो हमेशा कैसी हो रही होती है भाई, बढ़ रही होती है। मतलब अंतिम अव्यवस्था, अंतिम एंट्रोपी जो है वो प्रारंभिक से कैसी होगी, हमेशा कम होगी। इसका मतलब ये वाला पार्ट और टी जो है, देखो ये पार्ट और ये पार्ट दोनों कैसे होंगे, धनात्मक होंगे। मतलब डेल जी जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, यदि आप बात करते हो किसकी, स्वप्रवर्तित प्रक्रम की। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो एक बात तो क्लियर हो गई, अतः किसी परिवर्तन या अभिक्रिया की प्रवृत्ति स्वप्रवर्तित तभी हो सकती है, इसके लिए जरूरी है कि आपका जो डेल जी है वो कैसा होना चाहिए भैया, नेगेटिव होना चाहिए। बात समझ में आई? नेगेटिव यदि है इसका मतलब जो ऊष्मा है वो कैसी हो रही है, बाहर निकल रही है, या फिर आपका जो परिवर्तन है, अभिक्रिया की प्रकृति है वो कैसी है, स्वप्रवर्तित है। क्या यहां तक की कहानी क्लियर है? आपने कहा हाँ जी सर, कहानी बिल्कुल एकदम चकाचक क्लियर है। बढ़ो, नोट करो उसको। चलो डन, हाँ जी डन, बिल्कुल डन, मजेदार डन। और हम आगे बढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम बात करेंगे, राइट, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा। एक तो अंकल आपका नाम बड़ा अजीब है, ठीक है। गिब्स हेल्महोल्ट्ज के अनुसार किसी परिवर्तन या अभिक्रिया की स्वभावता, स्वप्रवर्तिता को हम किस तरीके से दर्शाएंगे उसके बारे में बात हो रही है। कैसे कैसे नाम रखते हो यार, हाँ मतलब साइंस तो एक तरफ ही रह जाती है, ठीक है। बच्चा और टीचर भी जो है वही सोचते रहते हैं। तो सुनो, उल्टे सीधे नाम, अजीब अजीब सी दिखने वाली चीजों से घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। बात समझ में? चलिए, तो ये तो आपने नोट कर लिया। अब बढ़ेंगे हम लोग आगे, है ना। कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों को हम देखेंगे और फिर मजा आएगा। चलो, पक्का? आपने कहा हाँ जी सर। और आगे बढ़ते हैं भैया। तो हमने 3 सिचुएशन निकाल ली, हमने जो है 3 सिचुएशन निकाल ली। बहुत ध्यान से देखिएगा, कई बार मतलब 2-3 बार तो नीट में पता है सीधे ही पूछ लिया गया, ये 3-4 ऑप्शन दे दिए गए और पूछ लिया गया, बताओ भैया जब डेल जी की वैल्यू इतनी होगी तो ये जो अभिक्रिया हो रही है ये स्वप्रवर्तित होगी या फिर नहीं होगी। तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत बढ़िया, कि डेल जी यदि आपका नेगेटिव होगा, मतलब 0 से कम होगा, तो प्रक्रम जो है वह स्वप्रवर्तित होगा। डेल जी यदि 0 होगा तो प्रक्रम जो है वो साम्य अवस्था में होगा। बात समझ में आ रही है? और यदि डेल जी धनात्मक है तो प्रक्रम जो है वो अस्वतः प्रवर्तित होगा। अब बहुत सारे जो बच्चे होंगे ना, बात समझ में आई, बहुत सारे जो बच्चे होंगे ना वो उसको डेल एच से कनेक्ट करेंगे। पर ध्यान से देखिएगा, डिफरेंस क्या है डेल जी और डेल एच में वो बताता हूं, ठीक है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा। कहां बताऊं डिफरेंस? वहीं बता देता हूं, चलो यहीं बता देता हूं, ये ठीक है। और यहां पर अपन लिखते हैं डेल एच वाले कॉन्सेप्ट, और यहां पर हम लिखते हैं डेल जी वाले कॉन्सेप्ट। बात समझ में आई? स्वप्रवर्तिता को लेकर देखो, स्वप्रवर्तिता की यदि आप बात करेंगे, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। कि यदि आप बात करते हैं तो भैया डेल एच जो है वो आपका, डेल एच जो है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और डेल एच जो है आपका नेगेटिव भी हो सकता है। आप यदि स्वप्रवर्तिता के बारे में बात करेंगे, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब आप ये समझ लो कि इस चैप्टर में थर्मोकेमिस्ट्री के बाद ये वाला जो पार्ट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है।
और JEE नीट वाले और कभी कभी स्कूल वाले भी इसी पार्ट को टारगेट करते हैं, पर क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा है इसलिए बच्चे कई बार इस चीज को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। बात समझ में आई? तो बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, यदि हम बात करते हैं स्वप्रवर्तिता वाले कॉन्सेप्ट की, तो डेल-H पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, दोनों हो सकता है। बात समझ में आ रही है? दोनों हो सकता है। पर यदि आप बात करोगे डेल-G वाले कॉन्सेप्ट के हिसाब से, तो डेल-G किसके लिए? तो भाई स्वतः प्रवर्तिता के लिए। प्रवर्तिता, राइट, बोलो यस सर। तो भैया इसके लिए आपको जो है एक चीज देखनी पड़ेगी, और वो चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि यहां पर आपका जो डेल-G है ना, वो कुछ भी हो जाए हमेशा ऐसा होगा, वो हमेशा। तो यदि आप कहते हो कि सर कोई प्रक्रम जो है वो स्वप्रवर्तित है, स्पॉन्टेनियस है, तो उस सिचुएशन में डेल-H मतलब क्या? एंथैल्पी में जो परिवर्तन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। पर डेल-G की यदि आप बात करोगे वो हमेशा कैसा होगा? नेगेटिव होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अपने को डेल-G के बारे में पढ़ना मस्ट था, मतलब जरूरी था, बिना उसके आप जो है पूर्णता को प्राप्त कर ही नहीं सकते। बात समझ में आ गई? आपने कहा हां जी सर। इसलिए कई बार बच्चे पता है क्या बोलते हैं कि सर डेल-H तक ही रहने देते हैं ना सर। बेटा डेल-H में अधिकांश केस ऐसे होते हैं जिसमें नेगेटिव होने पर स्वप्रवर्तित है, पर कुछ केसेस जो हैं पॉजिटिव में भी स्वप्रवर्तित हो सकते हैं। बात समझ में आई? इसलिए डेल-G का बनना बहुत जरूरी था, क्योंकि डेल-G जब बनता है तब हम तापमान और एंट्रोपी में जो परिवर्तन है उसके असर को भी सम्मिलित कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में? चलो इसको नोट करो। आज की क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला था बेटा, पक्का? आपने कहा हाँ जी सर। चलो अब एक ऐसा टेबल और एक ऐसी चीज बताते हैं आप लोगों को, राइट, जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछ ली जाती है। मतलब ये समझो कि पिछले 2 एपिसोड से मैं आप लोगों को जितनी भी चीजें पढ़ा रहा हूं वो सीधी सीधी पूछ ली जाती है, वहां से कोई बहुत डीप क्वेश्चन कभी नहीं पूछा जाता। बात समझ में आई? ठीक है, क्योंकि इस टॉपिक को ही आप पहली बार देख रहे हो, तो यहां से बहुत डीप नहीं पूछेंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह में भी ये ठीक है, नोट करेंगे। आपने कहा ये बात हुई ना सर, और आगे बढ़ेंगे भैया, चलो आओ। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स हैं उसको भी हम देख लेते हैं कि भाई प्रक्रम की स्वतः प्रवर्तिता पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। देखो भाई, ताप के कम ज्यादा होने से ये जो आपका पूरा है भाग, इस पर भी तो क्या पड़ेगा? असर पड़ेगा ना। बात समझ में आ रही है? तो बहुत ध्यान से देखिएगा। डेल-G का जो मान होता है वो किस पर डिपेंडेंट होता है? तो भैया ताप के मान पर डिपेंडेंट होता है। पर इसको रुको जरा, रुको, इसको अपन सीधे सीधे ऐसे समझ लेते हैं कि अब हमारे पास 2 प्रकार की प्रक्रियाएं हैं। एक है ऊष्मा शोषी, जिसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक, लिख देते हैं यहां पर एंडोथर्मिक। तो भैया एक है ऊष्मा शोषी जिसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक, एक है ऊष्मा क्षेपी जिसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक। तो एक तरफ ऊष्मा शोषी है, एक तरफ ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, अच्छा, पढ़ाते पढ़ाते कई बार इतने गुम हो जाते हैं कि पता भी नहीं चलता कि पड़ोस में तो लिखा हुआ है, काहे बता भी नहीं रहे हो। कमेंट बॉक्स में बताओगे अब सर, अरे सर आप तो गुम हो गए थे कॉन्सेप्ट्स के बीच में। बात समझ में आ रही है? बड़े ध्यान से देखिएगा। मैंने कहा भाई ऊष्मा शोषी प्रक्रम में डेल-G जो होगा आपका, बात समझ में आ रही है? ऊष्मा शोषी प्रक्रम है ना, तो भैया डेल-G जो होगा, देखो ये पार्ट भी कैसा होगा आपका? पॉजिटिव होगा। ये पार्ट भी आपका कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। पर यदि आप बात करते हैं ऊष्मा क्षेपी प्रक्रम की, तो डेल-H भी आपका नेगेटिव होगा, और भैया देखो T-डेल-S भी आपका नेगेटिव होगा। बात समझ में आ गई? आपने कहा हाँ जी सर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लेंगे बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट भाग है ये। पूछो कैसे? आप सोचो, आपको एक क्वेश्चन दे दिया गया कि फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं के लिए क्या होता है। अब डेल-H भी है और ये वाला पूरा भाग भी है, और ऐसे वाले 4 ऑप्शन बना दिए गए। उन्होंने पहले ऑप्शन में कहा, देखो यहां पर डेल-H लिखा और ये यहां पर T-डेल-S लिखा, नेगेटिव पॉजिटिव। दूसरे ऑप्शन में दोनों नेगेटिव, तीसरे ऑप्शन में ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव और नेगेटिव, चौथे ऑप्शन में दोनों जो है वो आपके पॉजिटिव बना दिए। खेल खत्म। बात समझ में आई? खेल कैसा हो गया? तो भाई खत्म हो गया। इंटरेस्टिंग कहानी, खेल जो है वो कैसा हो गया? तो भैया खत्म हो गया। ठीक है, तो अब इनमें से कौन सा ऑप्शन? तो ऊष्मा शोषी की यदि आप बात करेंगे देन बोथ आर द पॉजिटिव वन।
इस वाले नेगेटिव साइन को मत देखना, वो तो समीकरण का भाग है। सो दोनों कैसे हो जाएंगे पॉजिटिव। जैसे ये एक इंटरेस्टिंग कहानी थी, इससे बड़ी एक और इंटरेस्टिंग कहानी की, ये सेम क्वेश्चन जो है कई बार स्टेट के, नेशनल लेवल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया। बात समझ में आ रही है? तो अब जितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं ना, ये आपके स्कूल में तो आएगी, पर यहां से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बहुत सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, आपने कहा हाँ जी सर, एकदम मस्त वाली बात, नोट करो बेटा। डन, बिल्कुल डन, है ना। आओ और आगे बढ़ेंगे भैया, और एक टेबल आप देख रहे होगे, ये है बहुत ही शानदार वाला टेबल। पूछो क्यों शानदार है? पूछो क्यों? क्योंकि ना यहां से एज इट इज क्वेश्चन आ जाता है। बात समझ में आ रही है? यहां से सीधे सीधे सवाल बना दिया जाता है और इस टेबल से बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस बन जाते हैं। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। कि इस टेबल से भाई बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस जो है वो बन जाते हैं। बात समझ में आ रही है? इस पूरे टेबल को दिमाग के अंदर अपन फिट करने वाले हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा। डेल आर जी, या सुनो अभी आर अपन रहने देते हैं। क्या कह रहा हूं मैं? अभी आर अपन जो है वो रहने देते हैं। ठीक है, मैं कह रहा हूं सिर्फ डेल जी नॉट जो रहेगा वो कितना रहेगा आपका? तो भैया डेल एच माइनस टी डेल एस जो है, यहां पर भी नॉट और यहां पर भी नॉट रहेगा। ये समीकरण है। तो इस समीकरण में आप यदि ध्यान से देखेंगे तो सर डेल जी जो है, गिब्स ऊर्जा में जो परिवर्तन है भाई वो किस पर डिपेंड कर रहा है? तो भाई एंथैल्पी पे कर रहा है। और किस पर कर रहा है? तो एंट्रोपी पे कर रहा है। और किस पर कर रहा है? तो तापमान पे कर रहा है। बात समझ में आई? तो यहां पर ध्यान से देखिएगा कि भाई डेल जी जो है H यानी कि डेल एच डेल एस एवं टी पर जो है वो क्या कर रहा है? तो भाई डिपेंड है। बात समझ में आ रही है? क्या कर रहा है? तो भाई डिपेंडेंट है। किस पर? डेल एच पर है, डेल एस पर है, और आपका टी यानी कि तापमान पर क्या है? तो निर्भर कर रहा है। चलो, निर्भर कर रहा है। चलिए भैया, तो निर्भर कर रहा है। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। तो उसके बिहाफ पर हम इस टेबल का निर्माण करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। करना क्या है? तो बस इसको बनाना है। अब रट तो सकते हैं नहीं, कैसे रटेंगे भाई? उतना सारा पॉजिटिव नेगेटिव वो सब है, तो रट नहीं सकते, डिजाइन कर लेते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, रट नहीं सकते, डिजाइन कर लेते हैं। ये एक यहां पर जो है, मैं इस टेबल को थोड़ा और ऑर्गेनाइज तरीके से बना देता हूं। डेल आर, डेल एस, डेल जी और तापमान भी अपन ले लेंगे। ठीक है, चलो आ जाओ। मस्त वाली कहानी। ठीक है जी, यस सर। ये बात समझ में आई? बोलिए यस सर। चलो भैया, और इसमें कुछ डिब्बे डिब्बे बना देते हैं, हीरो बन जाते हैं। यहां पर हम डेल एच ले लेंगे, यहां पर जो है हम डेल एस ले लेंगे, यहां पर जो है तापमान ले लेंगे। कम या ज्यादा? थोड़ा यार इसको छोटा कर दूं क्या? रुको एक मिनट, थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, कुछ और भी चीजें अपने को चाहिए होंगी ना, इसलिए। इसको अपन यहां पर बना देते हैं। ठीक है, और इसको हम यहां पर बना देते हैं। ठीक है, चलो। तो मेरे साथ साथ ड्रॉ करो। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है। जेडब्ल्यू नीट, सीयूईटी, स्कूल की एग्जाम सब जगह पर आता है। ये बार बार क्यों बता रहे हैं? क्योंकि ये सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बच्चे क्या करते हैं? उनको लगता है कि सर कैसे रटेंगे सर? तो बेटा रटना है ही नहीं, समझ रहे हैं? अभी समझते हैं, 1 मिनट लगेगा। ठीक है, चलिए आइए। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पक्का? आपने कहा हाँ जी सर। चलो भैया, इधर भी ब्लॉक लगा दो, इधर भी जो है वो क्या कर दो? तो भाई ब्लॉक लगा दो। राइट, इधर भी जो है वो क्या कर दो? तो एक ऐसा ब्लॉक लगा दो और एकदम हीरो बन जाओ। ठीक है, चलो आ जाओ। मजे तो हम पूरे लेंगे। बात समझ में आ रही है? अब सबसे पहले हम वो सूत्र लिखते हैं जिस पर आपका
डेल आर जी जो है यानी कि गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन जो है वो क्या करता है, तो भाई डिपेंड करता है। तो बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, वो सूत्र को मैंने यहां पर लिख दिया, डेल जी नॉट इज इक्वल टू वॉट, डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस। बात समझ में आ रही है? अब बहुत ध्यान से देखिएगा कि यदि डेल एच आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। डेल एच जो है आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। डेल एस आपका जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बहुत ध्यान से देखिएगा, दो सिचुएशन बनाते हैं। पहला डेल एस के लिए बनाते हैं, यदि आपका डेल एस जो है वो नेगेटिव है, यदि आपका डेल एस नेगेटिव है तो इस समीकरण को हम किस तरीके से देखेंगे, देखो तो ये हो जाएगा आपका डेल एच, आपने कहा हाँ जी सर, माइनस ऑफ माइनस टी डेल एस। देखो बेटा, ये वाला जो नेगेटिव है ये तो आपके समीकरण का भाग है, जो आपका डेल एस है, एंट्रोपी में जो परिवर्तन हो रहा है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो उसको मैंने कहा कि यहां पर टी आ जाएगा, डेल एस आ जाएगा। ठीक है, ये पहली सिचुएशन हो जाएगी। अपन जो है इसके आसपास क्या करते हैं, तो भैया गोला मार देते हैं। चलो ये मार दिया, ये गोला मार दिया। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर, है ना। तो अब ये क्या मिलेगा अपने को, बहुत ध्यान से देखना। तो बेटा डेल जी जो है वो अपने को मिल जाएगा डेल एच प्लस टी डेल एस। ये पहली वाली बात थी। ठीक है, अब हम दूसरी वाली सिचुएशन लेते हैं, बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों। अब हम दूसरी वाली सिचुएशन लेंगे। दूसरी वाली सिचुएशन में मैं कह रहा हूं कि डेल एस जो है वो आपका पॉजिटिव है। चलो डेल एस जो है वो आपका कैसा है, तो भैया पॉजिटिव है। डेल एस जो है वो आपका कैसा है, तो भाई पॉजिटिव है। बात समझ में आ रही है? तो इस सिचुएशन में क्या होगा, यदि हम यहां पर ऊपर वैल्यू पुट करेंगे, है ना, तो बहुत ध्यान से देखना, डेल जी इज इक्वल टू क्या मिलेगा, डेल एच मिलेगा, माइनस यहां पर आपको क्या मिलेगा, टी, और पॉजिटिव है ना, तो पॉजिटिव टी डेल एस मिलेगा। क्योंकि डेल एस यदि आपका पॉजिटिव है तो टी उसके साथ मल्टीप्लाई में तो वैसे ही हो जाएगा। तो भैया एक नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, डेल जी इज इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस। चलो बात समझ में आ गई। तो ये दो सिचुएशंस को आपको दिमाग के अंदर फिट रखना है कि डेल एच जो है, देखो डेल एच जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? डेल एस जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तापमान जो है वो कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम यहां पर लिखते हैं डेल एच परिवर्तन, हम यहां लिखते हैं डेल एस परिवर्तन, हम यहां पर तापमान, और यहां पर हम लिखते हैं डेल जी नॉट। बात समझ में आ गई? अब सिचुएशंस कितनी हैं, और यहां पर हम लिखते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, क्या था यहां पर, वर्णन। वर्णन की जगह पर हम लिखेंगे कि यह स्वप्रवर्तित है या फिर नहीं है। ठीक है, तो हम लिख देंगे यहां पर अभिक्रिया की जानकारी। ये ज्यादा अच्छा रहेगा। अभिक्रिया की क्या हो जाएगी, तो भाई जानकारी हो जाएगी। सूत्र आपके सामने वहां पर दिया ही हुआ है, बस आपको ये चीज रखनी है। देखो दिमाग के अंदर कुछ तो रखना पड़ेगा, इतना बड़ा अपन टेबल बना रहे हैं। बात समझ में आई? तो दो ही चीज याद रखिएगा, सबके जो परिवर्तन है उसके पॉजिटिव या नेगेटिव होने से आपकी जो डेल जी है वो आएगी। क्योंकि देखो एक दो तीन, तीन चीजों पर ये क्या कर रही है भाई, डिपेंड कर रही है। बहुत ध्यान से देखेंगे। पहला हमने कहा, बहुत ध्यान से देखेंगे, हमने कहा ये पॉजिटिव है, फिर हमने कहा ये नेगेटिव है, हमने कहा, चलो ये पहली सिचुएशन सॉरी, तो हमने कहा भाई ये वाला पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। बात समझ में आ रही है? तो अब डेल एच यदि आपका कैसा है भाई, पॉजिटिव है, तो एक काम करते हैं, यहां पर लिखते हैं डेल जी इज इक्वल टू व्हाट, बहुत सिंपल, डेल एच आपका पॉजिटिव है तो उसमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा बेटा। बात समझ में आ रही है? पर यदि आप बात करोगे किसकी, बहुत ध्यान से देखेंगे, यदि आप बात करोगे डेल एस की, तो वो आपका नेगेटिव है। तो जब डेल एस आपका नेगेटिव होगा तो ये अपने को मिलेगा, तापमान चाहे कैसा भी रहे पर ये अपने को मिलेगा। और हमें हर सिचुएशन देखनी है दोनों केसेस में, तापमान के कम होने में भी और ज्यादा होने में भी। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, डेल जी, और ये मुझे मिल जाएगा कितना, तो भाई टी डेल एस मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? भले ही तापमान कैसा भी रहे, तो मुझे डेल जी जो है वो कैसा मिल जाएगा भाई, सीधी सी बात है। देखो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, कहीं कोई नेगेटिव ही नहीं आ रहा है, तो ये भी मुझे मिल जाएगा कैसा भाई, पॉजिटिव मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है? अब यदि इस तापमान को मैं कहता हूं कि कम हो या ज्यादा हो,
ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले डेल एस और डेल एच और डेल एस जो है वो अपने समझ में आना चाहिए। जैसे ही वो समझ में आया उसके बाद की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। ध्यान से देखो, अब मैं कह रहा हूं बेटा तापमान 20 डिग्री सेल्सियस हो तो भी यही होगा, और 2000 डिग्री सेल्सियस हो तो भी यही होगा। तो तापमान की वैल्यू कम हो या फिर ज्यादा हो, दोनों ही केस में यही मिलेगा, अपन यही लिख देते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखेंगे। तो मैंने कहा भाई तापमान कैसा है, तो ज्यादा है। चलिए, तो अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, तो स्वप्रवर्तित हो जाएगी। चलो एक काम, अरे यार रुको, एक काम करते हैं, अभी ना ये वाले भाग को रहने देते हैं, यहां अपने को करना है भयंकर वाला एक्सपेरिमेंट। बात समझ में आई? तो डेल जी कैसा मिला आपको, पॉजिटिव। तो अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, स्वप्रवर्तित नहीं होगी। सॉरी, मैंने स्वप्रवर्तित बोला था, स्वप्रवर्तित बिल्कुल भी नहीं होगी। इसको अपन चेक कर लेते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। चलो, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, सभी ताप पर, तापमान कम हो ज्यादा हो, ठीक है, अभिक्रिया कैसी होगी, तो भैया अस्वतः प्रवर्तित होगी, मतलब नॉन स्पॉन्टेनियस होगी। बात समझ में आई? यही वाला किया, देखो डेल एच डेल एस, तापमान ज्यादा हो या कम हो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, इसलिए एक काम करते हैं, इसको भी हटा देते हैं, सभी ताप पर लिख देते हैं, यहां पर सभी ताप पर, नो कम ज्यादा, क्या फर्क पड़ता है। बात समझ में आ रही है? ये हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। चलो एक और हम लेकर चलते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब ये आपका पॉजिटिव है, इसको मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूं, राइट। अब ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, और इधर वाला जो है वो भी पॉजिटिव है। अब दोनों ही कैसे हैं भाई, पॉजिटिव है। बात समझ में आई? डेल एच भी पॉजिटिव है और डेल एस भी पॉजिटिव है। अभी किस पर डिपेंड करेगा, बहुत ध्यान से देखिएगा। देखो देखो देखो, समझने वाली बात, ठीक है। तो फिर मैंने यहां पर डेल जी लिखा, आपने कहा सर ये तो पॉजिटिव है, माइनस डेल एस जो है वो भी कैसा है, पॉजिटिव है उस वाले समीकरण में, तो माइनस यहां पर टी आ जाएगा, यहां पर ऐसा आ जाएगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, कोई काम नहीं आने वाला, इसका मतलब है कि वो नेगेटिव ही रहेगा। तो डेल एच माइनस टी डेल एस। अब आप मुझे एक बात बताइए, राइट, कि अब देखो 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 देखो, अब ये जो डेल एस है वो किस पर डिपेंड कर रहा है। अब ये वाला जो पूरा भाग है, ये वाला जो पूरा भाग है वो तापमान पे डिपेंड कर रहा है ना। तापमान यदि बहुत ज्यादा होगा तो ये मान कैसा होगा, ज्यादा होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, ताप यदि ज्यादा होगा, है ना, दिमाग लगाने वाली बात तो है भैया, रट नहीं सकते। बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा, तापमान यदि ज्यादा तो ये पूरा भाग भी ज्यादा। मान लेते हैं, चलो मान लेते हैं उदाहरण के लिए कि डेल एच जो है आपका 50 जूल है, अभी किलो जूल पर मोल वोल कुछ नहीं लेते हैं, ठीक है। और डेल एस जो है, बहुत ध्यान से देखना, डेल एस जो है वो आपका 10 जूल है। बात समझ में? अब मैं कह रहा हूं भैया कि तापमान जो है वो कैसा है, कम है। अब मैंने कहा कि तापमान जो है वो कैसा है, कम है, मतलब कि 2 केल्विन है, ये जूल पर केल्विन होगा, ठीक है। चलिए, मैंने कहा भाई तापमान कैसा है, कम है, 2 केल्विन है। तो इस सिचुएशन में आप यदि डेल जी निकालोगे तो डेल जी कितना होगा, तो आप कहोगे सर 50 में से 10 गया, ये हो गया। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा, तो यह आ जाएगा आपका 50 में से 20 बराबर 30। किस में आया, पॉजिटिव में आया। बात समझ में आई? तो बड़े ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल रटने वाली चीज नहीं है, बड़ी इंटरेस्टिंग ये बात है। मैंने कहा भैया जब दोनों ही पॉजिटिव हैं, जब ये भी पॉजिटिव है, जब ये भी पॉजिटिव है, तो अब कौन डिसाइड करेगा भाई, अब तापमान डिसाइड करेगा। तो तापमान कैसा था जब कम था, तापमान कैसा था भाई जब कम था, तो हमने देखा कि डेल जी जो है वो कैसा आया, पॉजिटिव आया। तो उसको अपन यहां लिख देते हैं, कैसा आया, तो भैया पॉजिटिव आया। पर किस पर आया, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, तापमान कैसा था, तो भाई कम था। अब हम देखेंगे कि भाई तापमान यदि ज्यादा होता है तो इस पर क्या होगा, बहुत ध्यान से देखिए। तो सेम सिचुएशन, हम फिर यहां पर जो है लिखेंगे पॉजिटिव, हम फिर यहां पर लिखेंगे पॉजिटिव। बात समझ में आई? अब हम कह रहे हैं कि तापमान जो है वो कैसा है, ज्यादा है। बहुत ध्यान से देखना बेटा, तापमान अब हमने कहा कैसा है, ज्यादा है। ज्यादा है मतलब कितना है, एक काम करते हैं 50 केल्विन ले लेते हैं। बात समझ में? तो अब यदि आप डेल जी निकालोगे तो डेल जी क्या होगा, तो आपने कहा सर ये 50 तो फिक्स है, माइनस यहां पर 50 गुणा कितना होगा, 10 हो जाएगा। टी डेल एस यही है ना। बात समझ में? और ये कितना हो जाएगा, तो भाई 500 हो जाएगा। तो आपका जो डेल जी है किस में आएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। डेल जी आपका जो है वो 50 माइनस
500 यदि होगा तो ये कितना हो जाएगा, -450 हो जाएगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, मतलब अब ये नेगेटिव हो जाएगा यदि हम बोलते हैं कि तापमान कैसा है, ज्यादा है। बात समझ में आई? आपने कहा हां जी सर। पूरा खेल जो है किसका है, कंसंट्रेशन का है, ध्यान से बात को सुनने का है। ठीक है, चलिए ये 3 सिचुएशंस ले ली, 3 सिचुएशंस और लेंगे और हीरो बन जाएंगे। पहले इन तीनों को क्रॉस चेक कर लेते हैं ताकि कोई गड़बड़ शड़बड़ ना हो। ठीक है, तीनों पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। चलो तीनों पॉजिटिव, तीनों पॉजिटिव बोलो यस सर, और फिर नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ठीक है, पहला पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, सभी तापमान पे धनात्मक। बिल्कुल सही बात, सभी तापमान पे धनात्मक। बहुत बढ़िया, दोनों धनात्मक नेगेटिव। देखो दोनों धनात्मक में उच्च तापमान यदि है, दोनों धनात्मक में यदि उच्च तापमान है, ज्यादा तापमान है, तो डेल जी कैसा होगा, नेगेटिव होगा। वही तो लिखा है कि दोनों पे, देखो दोनों पॉजिटिव है, और तापमान यदि कैसा है, ज्यादा है तो नेगेटिव होगा, तापमान यदि कम है तो पॉजिटिव होगा। बहुत ध्यान से देखना, तापमान यदि कम है तो पॉजिटिव होगा। तो इसकी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, पर बात क्योंकि यहां पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की है, इसलिए भैया इस टेबल को याद करना, समझना, बनाना बहुत जरूरी है। बात समझ में आई? इंटरेस्टिंग कहानी, नोट करो। हो गया। अब एक काम करेंगे, अब हम जो है डेल एच को नेगेटिव कर देंगे। चलो भाई, अब डेल एच जो है उसको हमने नेगेटिव कर दिया। ठीक है, अब इसको नेगेटिव किया है तो अब डेल एस के लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है बेटा, है ना। इसको नेगेटिव किया है तो इसको हम नेगेटिव कर देते हैं और देखते हैं क्या होता है। चलो आ जाओ, तो ये वाले पोर्शन को मैं हटा रहा हूं। ठीक है, चलो दिमाग तो लगाना पड़ेगा। चलो अब मैंने क्या किया, मैंने कहा भैया बहुत सिंपल सी कहानी है, हमारे पास एक घिसा पेटा फॉर्मूला है, डेल एच माइनस टी डेल एस का हमारे पास एक घिसा पेटा फॉर्मूला है। चलो तो डेल एच माइनस टी डेल एस जो है वो मेरे पास हो चुका है। चलिए अब एक काम करेंगे, हम कह रहे हैं कि डेल एच जो है नेगेटिव है, डेल एस जो है वो भी नेगेटिव है, डेल एच भी नेगेटिव है, डेल एस भी नेगेटिव है। इंटरेस्टिंग कहानी। चलो तो ये हो गया आपका नेगेटिव इस सिचुएशन के हिसाब से, और डेल एस जो है वो भी आपका कैसा है, तो भैया नेगेटिव है। टी को बाहर निकाल के यहां पर नेगेटिव कर लो, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, ऐसा प्लस टी डेल एस। बात समझ में आई? फिर किस पर डिपेंड करेगा, तो भाई तापमान पे डिपेंड करेगा। क्यों तापमान पे डिपेंड करेगा, पूछो क्यों? क्योंकि भाई ये पूरा जो है वो नेगेटिव है, उधर वाला जो है वो पॉजिटिव है। अब तापमान यदि ज्यादा होगा तो ये पूरा भाग बहुत ज्यादा होगा। बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि तापमान ज्यादा होगा, दोनों चीज देख लेते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी। ठीक है जी, बोलो यस सर। चलो दोनों सिचुएशंस हम यहां पर देख लेते हैं। ठीक है, पहला ये अपन ने मान लिया कि भाई डेल एच जो है वो है 50, ठीक, और हमने मान लिया कि डेल एस जो है वो है आपका 20। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। अब पहले सिचुएशन लेते हैं कि तापमान जो है ना, उसको लेते हैं कम। बहुत ध्यान से देखिए मेरे, तापमान जो है उसको क्या लेंगे भाई, कम लेंगे। तापमान को कम कितना ले लें, 10 डिग्री सेल्सियस ले लें? नहीं 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 नहीं, नहीं। 2 डिग्री केल्विन ले लेते हैं, 2 केल्विन ले लेते हैं। तो ये सिचुएशन कैसी दिखेगी, बहुत ध्यान से देखिएगा। डेल जी इज इक्वल टू कितना है, डेल एच भैया 50 है, ये हो जाएगा -50, टी डेल एस यहां पर दिया हुआ है, प्लस टी जो है वो कितना है आपका, ध्यान से देखेंगे तो भाई टी है आपका 2 केल्विन, डेल एस आपका 2 है, तो ये 2 इंटू कितना हो जाएगा भाई 20 हो जाएगा। आपने कहा सर मस्त वाली बात, और आंसर भैया आपका कितना आ जाएगा, तो भैया -10 जूल आ जाएगा। 9 किलो जूल, 9 मोल, सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो ये किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया। तो मैंने कहा भैया जब तापमान कम होगा तो ये ज्यादा असरदार होगा, जब तापमान कम होगा तो डेल एच ज्यादा असरदार होगा, जब तापमान आपका ज्यादा हो जाएगा तो डेल एच का मान कम हो जाएगा। खत्म खेल। चलो तो कम तापमान पे नेगेटिव आ रहा है, ठीक है, कम तापमान पे नेगेटिव आ रहा है, तो इसको यदि मैं कम रखता हूं बेटा तो ये कैसा आ जाएगा, तो भाई नेगेटिव आ जाएगा। ठीक, चलिए अब एक काम करते हैं, सेम सिचुएशन लेते हैं, तापमान जो है उसको बढ़ा देते हैं, नेगेटिव नेगेटिव, तापमान को हम कहते हैं कि भैया ज्यादा है।
सेम लिया और हमने कहा कि जो तापमान है वो कैसा है भाई, ज्यादा है। चलो वो सिचुएशन भी यहां ले लेते हैं, मस्त वाली कहानी। चलिए अब दूसरे सिचुएशन में जो ताप है वो हमने लिया, वो कैसा है, तो भाई ज्यादा है। क्लियर? और तापमान ज्यादा है तो कितना ले लिया, तो एक काम करते हैं, चलो नहीं इतना केल्विन तो नहीं ले पाएंगे, 60 केल्विन लेते हैं। अब जैसे 60 केल्विन लेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, डेल जी आपका क्या हो जाएगा बेटा, -50 प्लस 60 गुणा 20, 60 गुणा कितना हो जाएगा, तो भैया 20 हो जाएगा। ठीक है, तो 60 गुणा 20 तो कितना हो गया, अरे बाबा ये तो बहुत ज्यादा हो गया, 6 दूनी 12, 1200 हो गया। तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया, ये कम है आपका। तो भाई -50 में से जब उसको आप जोड़ोगे 1200 को, तो आएगा कितना, 1150 आएगा। वो किस में आएगा, तो लिख देते हैं यहां पर, भैया किस में आ जाएगा आपका, ये प्लस 1150 में आ जाएगा। क्या बात समझ में आई? आपने कहा हाँ जी सर, बस बड़ा ध्यान से सुनने की कहानी है, उसके बाद सब कुछ बड़ा ही इजी हो जाएगा। ठीक है जी, इसका मतलब यह हुआ कि आंसर अब आपका पॉजिटिव में आ रहा है यदि आप तापमान कैसा ले रहे हो, ज्यादा ले रहे हो। खत्म बात। इजी या मुश्किल? आपने कहा सर बिल्कुल इजी। ठीक है जी, चलिए अब एक काम करते हैं, ये नेगेटिव लेते हैं और ये पॉजिटिव लेते हैं, यही बचा है ना। अब नेगेटिव नेगेटिव 2 बार हो गया, बात समझ में आया? अब इसे नेगेटिव लेते हैं, राइट राइट राइट, इसे हम नेगेटिव लेते हैं, इसे हम पॉजिटिव लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इससे क्या होता है। पहले आप इतना नोट कर लो और बिल्कुल इसको बना लेना बेटा, आप याद नहीं कर पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है। ट्रिक वगैरह देखो, सब जगह पर जो है ना ट्रिक्स और टिप्स काम नहीं आती है, क्योंकि क्या होता है कि ट्रिक भाई जिन्होंने बनाया है उन्होंने प्रैक्टिस कर करके उस चीज को बनाया है ना, तो जरूरी थोड़ी कि हर बार आपको वही ट्रिक याद रहे। कम प्रैक्टिस में अच्छी खासी प्रैक्टिस करोगे तो याद रहेगी, इसलिए हर बार ट्रिक के चक्कर में मत पड़ो, कभी कभी मेहनत भी कर लेना है अपने को। ठीक है, चलो वैसे भी बहुत सारी ट्रिक तो हम ही बताते हैं, पर जहां पर जरूरत ट्रिक की नहीं है वहां पर तो नहीं है फिर, है ना। चलो अपन और आगे बढ़ेंगे बेटा। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगी जब हम दोनों को क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। जब जैसे ही हमने दोनों को नेगेटिव लिया, सॉरी दोनों को हम ले चुके हैं, एक को नेगेटिव लेंगे दूसरे को पॉजिटिव लेंगे। चलो आओ, तो इसको मैंने ले लिया भैया नेगेटिव, माइनस यहां पर हो गया टी। अब इसको लिख देते हैं हम टी, और यहां पर आप कह रहे हो कि सर पॉजिटिव ले लो, इधर तो नेगेटिव ले लिया था, और डेल एस को आप कह रहे हो कि सर एक काम करो, डेल एस को जो है ना पॉजिटिव ले लो, टेंशन ही खत्म। चलो डेल एस को अपन ने पॉजिटिव ले लिया, सो दिस विल टर्न इनटू व्हाट, माइनस डेल एच प्लस, यहां पर प्लस नहीं, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव ही रहेगा, और ये टी डेल एस हो जाएगा। तो अब आप एक बात बताओ, ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है, ओवरऑल जो है नेगेटिव ही आना है। अब तापमान को आप कम करो या फिर आप ज्यादा करो, बात समझ में आ रही है? बोलो यस सर। अब आप बोल सकते हो सर तापमान नेगेटिव में भी तो हो सकता है, केल्विन है, 0 से नीचे नहीं पहुंच सकते, इसलिए तापमान को केल्विन में लिया जाता है ताकि कैलकुलेशंस इंटरेस्टिंग हो जाए, इजी हो जाए। ठीक है, चलो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, दोनों ही कैसे? आपने कहा सर दोनों नेगेटिव है, आंसर भी नेगेटिव में आएगा, बात हो गई खत्म। चलो तो तापमान कोई भी हो उसको मैं लिख देता हूं सभी ताप पर, सभी ताप पर, बात समझ में आ रही है? और ये आंसर किस में आ जाएगा, बहुत ध्यान से देखेंगे, आंसर आ जाएगा आपका नेगेटिव में। अब जहां जहां पर नेगेटिव में आंसर आ रहा है वह स्वप्रवर्तित होंगे, क्योंकि अभी हमने जाना कि डेल जी जो है वो यदि नेगेटिव है तो स्वप्रवर्तित, और नहीं है तो अस्वप्रवर्तित। ठीक है, बस प्रैक्टिस करके अपन ने रगड़ दिया, बात समझ में आई? यस सर, इसको दूसरे ढंग से लेंगे हम अपनी वाली स्टाइल में। डेल जी के हिसाब से अब हम बताएंगे कि भैया ये स्वप्रवर्तित है कि नहीं है। तो रुको रुको, तो ये कैसा, स्वतः प्रवर्तित, ये कैसा, स्वतः प्रवर्तित, ये कैसा, स्वतः प्रवर्तित, ये कैसा, तो भाई बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, अस्वतः प्रवर्तित। प्रवर्तित
बस खत्म बात। और बड़ा मजा आता है जब किसी कॉन्सेप्ट को हम खुद से डिजाइन करते हैं। बात समझ में आ रही है? और ये भी कैसा हो जाएगा बेटा, खत्म बात। ठीक है, नोट किया जाए। चेक कर लेंगे एक बार, कर लेते हैं। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव 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 पॉजिटिव दोनों होंगे। नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव होगा, बिल्कुल सही है। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, इसका भी स्क्रीनशॉट लो जल्दी से और चेक करो कि बिल्कुल सही है या फिर नहीं है। तो भैया पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव अस्पता, इधर वाले तो कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव पॉजिटिव में कम ज्यादा, नेगेटिव नेगेटिव में कम ज्यादा। बात समझ में आ गई? बढ़िया से ड्रॉ करेंगे। चलिए खत्म बात। चलो अब भाई देखो, बहुत सारी चीज अपन ने पढ़ ली है ना, इसको भी आप ड्रॉ कर लो। चलो तो वही है, मतलब सेम है। और अब एक काम करो, लेक्चर को रोको। बात समझ में आई? वो भैया सूत्र जो दिया हुआ था डेल जी डेल एच और डेल एस के बीच में, उसको अपनी कॉपी में लिखो। एक बार टेबल अपने से बनाने की कोशिश करो, गलत होगा चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके बाद हम लगाएंगे इसके सवाल, आएगा बहुत ज्यादा मजा। तो एक बार अपने से ट्राई कीजिए, फिर से टेबल बनाइए, हम बढ़ेंगे फिर आगे। चलिए भैया, तो टेबल वेबल सब बन गया एकदम, अपन ने जो है गर्दा उड़ा दिया। अपन आगे बढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि एज इट इज कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। चलो, एक अभिक्रिया यहां पर दी हुई है जिसमें हम कह रहे हैं कि भाई सिल्वर ऑक्साइड जो है, ठीक है, वो बुरा मान गया है और वो टूट गया है। किसमें? तो सिल्वर में टूट गया है और साथ में जो है ऑक्सीजन के लिए भी टूट गया। बात समझ में आ रही है? और बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि आपको ये दोनों एरोज दिख रहे हो तो इससे पता चल रहा है कि साम्यावस्था की बात हो रही है। और जब भी साम्यावस्था की बात होती है तो जितना अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होता है, बस उतना ही उत्पाद जो है वापस से अभिकारक में कैसा हो जाता है, तो भाई परिवर्तित हो जाता है। बड़ी मजेदार बात। तो डेल एच दिया है, डेल एस दिया हुआ है, बस इसके बाद की तो कहानी सिंपल ही है। डेल एच कितना दिया है? तो आपने कहा सर बहुत मस्त 30.5। अभी इकाई नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है, बाद में लिखेंगे पर मिस नहीं करेंगे। और डेल एस जो है वो भी दिया गया है कितना आपका? तो भैया 6.6। चलो, इसका मतलब मुझे दोनों चीजें दी हुई है। और क्या तापमान दिया है? नहीं दिया है। कवि का कहना है कि तापमान की गणना आपको करनी है। अरे कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, तापमान की गणना कर लेंगे। और आपको बताना है कि भाई अग्रिम और प्रतीप यानी कि पश्य अभिक्रियाओं का जो वेग होगा समान होगा। इसका मतलब ये होगा कि ये साम्यता पर है, ठीक है। और इससे कम तापमान पे अभिक्रिया जो है उसकी प्रकृति का आपको क्या लगाना है? भाई अनुमान लगाना है। बड़ी सिंपल सी कहानी है कि जो तापमान निकलेगा जिसको अभी हम कैलकुलेट करेंगे, उससे कम यदि तापमान होता है तब क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। अभी निपटाते हैं, मस्त वाली बात। चलो भैया, तो डेल जी इज इक्वल टू कितना होता है आपका? तो ये हो जाता है डेल, यहां पर ऐसा, इसको रहने देते हैं, और यहां पर ऐसा टी डेल एस हमने यहां पर ऐसे लिख दिया है। अब हम कह रहे हैं कि भाई साम्यावस्था है। साम्यावस्था है, इसका मतलब ये होगा कि बहुत ध्यान से देखिएगा, साम्यावस्था इस जगह पर क्या होगा? तो डेल जी आपका जो है वो भैया 0 हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि आप जानते हो कि जब भी साम्यता होती है या साम्यावस्था होती है तो गिब्स ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो आपका कितना हो जाता है? तो भाई 0 हो जाता है। मजेदार बात। तो हम कह सकते हैं कि अब ये 0 बराबर कितना हो गया? तो डेल एच माइनस टी डेल एस हो गया। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। और क्या करेंगे? बड़ी मजेदार बात, इसको इस तरफ लेकर आ जाएंगे तो भैया डेल एच इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? टी डेल एस हो जाएगा। आपने कहा हाँ जी सर, ये भी बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और मैं कह रहा हूं मुझे तापमान निकालना है, तो तापमान क्या हो जाएगा? तो आपने कहा सर डेल एच डिवाइड बाय डेल एस हो जाएगा। बात समझ में आई? अब डेल एच कितना दिया हुआ है? तो आपने कहा सर मस्त वाली कहानी, इकाई सबकी लिख लेते हैं, 30.5 किलोजूल प्रति मोल। चलो, किलोजूल प्रति मोल डिवाइड बाय, जब आप डेल एस की बात करेंगे राइट, तो डेल एस कितना दिया हुआ है? तो भैया 6.6 किलोजूल, ठीक है, प्रति मोल, ठीक है, प्रति केल्विन। अब ध्यान से देखो, यदि आप इकाई से भी देखोगे तो भी ये जो केल्विन है ना, देखो किलोजूल किलोजूल पर मोल जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा और केल्विन इनवर्स जो है वो ऊपर जाकर परिवर्तित हो जाएगा आपके केल्विन में। दैट्स ऑल। तो अब इसको आप डिवाइड कर लो, कितना आएगा? 30 दशमलव है और ये 6 है,
4 दशमलव कुछ आएगा, तापमान जो है वो आपका 4 दशमलव कुछ केल्विन के आसपास आएगा, कुछ केल्विन, XYZ केल्विन, कुछ भी ले लो, XYZ केल्विन के आसपास आएगा। अभी हम लंबा चौड़ा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बात समझ में। तो भैया 4 पॉइंट समथिंग केल्विन जो है वो क्या होगा, अपना आंसर आ जाएगा। अब ये पूछा गया है कि यदि तापमान इससे कम होता है, यही तो पूछा गया है, क्या बात कर रहे हैं कि यदि तापमान जो है वो इससे भी कम हो जाता है, 4 पॉइंट समथिंग जो भी केल्विन था, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, यदि तापमान अब कम हो जाता है, दोनों कैसे हैं, बहुत ध्यान से देखना, दोनों कैसे हैं भाई, दोनों आपके धनात्मक है। आज जाओ, टेबल अपनी बहुत हेल्प करेगा, दोनों धनात्मक हैं। तापमान यदि कम हो जाएगा, यदि तापमान ज्यादा है, वेल एंड गुड, तापमान देखो दोनों धनात्मक है, यदि तापमान आपका कम हो गया तो अब डेल जी जो है वो कैसा होगा, आपका पॉजिटिव होगा। मतलब ये कि जो अभिक्रिया है वो कैसी हो जाएगी, आपकी अस्वतः प्रवर्तित, यानी कि नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगी। खत्म बात समझ में। तो बस ये चीज आपको दिमाग में रखनी है ना, नोट कर लो। यदि तापमान इससे ज्यादा है तो स्वप्रवर्तित, इतना ही है तो भी स्वप्रवर्तित, पर यदि इससे कम है तो भैया कैसी हो जाएगी, इंटरेस्टिंग कहानी, कैसी हो जाएगी, अस्वतः प्रवर्तित हो जाएगी। ठीक है, चलो तो मैं यहां पर लिख देता हूं, ताप के 4 पॉइंट, यार कितना आया होगा अपने पास कैलकुलेटेड, ऐसा नहीं है, 4 पॉइंट जो भी आया XYZ से कम होने पर, ठीक है, डेल जी जो है वो आपका धनात्मक हो जाएगा। बड़ी सिंपल सी कहानी। तो अस्वप्रवर्तित, प्रवर्तित, खत्म। तो ये कैसा हो जाएगा, तो भाई स्वतः प्रवर्तित हो जाएगा, खेल हो गया खत्म, नोट किया जाए। ठीक, तो दोनों चीजें निकाल ली, तापमान भी निकाल लिया, और हमने ये भी बता दिया कि भाई जो रिएक्शन होने वाली है वो प्रवर्तित होगी या फिर अस्वतः प्रवर्तित होगी। ठीक है, चलो आओ। अच्छा 4.6 केल्विन था, ठीक है जी, तो एकदम ऐसी हलवा वाली बातें हैं, है ना, ये सब कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, तो 4.6 केल्विन जो था ये आपका क्या था भैया, आंसर था, और ये क्वेश्चन बताए एक बार नीट में पूछा गया। चलिए और आगे बढ़ेंगे, एक और सवाल हम देखेंगे। हम कह रहे हैं कि भैया 25 डिग्री सेल्सियस पे एक अभिक्रिया हो रही है, मतलब आपका जो नाइट्रोजन है 25 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन को हाइड्रोजन से प्यार हो गया। बात समझ में आई, 25 डिग्री सेल्सियस पे नाइट्रोजन जो है उसको हाइड्रोजन से क्या हो गया, तो भैया प्यार हो गया। दोनों ने मिलकर निर्माण किसका कर लिया भाई, अमोनिया का निर्माण कर लिया। और इस सिचुएशन में आपके पास डेल एच भी दिया है, डेल एस भी दिया है, और दोनों की वैल्यू जो है वो इस बार नेगेटिव में है। मतलब डेल एच और डेल एस जो है वो दोनों ही इस बार कैसे हैं भैया, नेगेटिव में। चलो नेगेटिव में बोले तो दोनों ही यदि नेगेटिव में है तो अब तापमान पर डिपेंड करता है कि वो कम है कि ज्यादा है। तापमान यदि कम होगा तो आंसर आपका नेगेटिव में आएगा, तापमान यदि ज्यादा होगा तो आंसर जो है वो आपका पॉजिटिव में आएगा। इतनी सी एक कहानी है जो मुझे आप लोगों को सुनानी है। चलिए भैया आगे बढ़ेंगे। तो हमने कहा जी दोनों की वैल्यूज तो हमारे पास है। अब हम क्या करने वाले हैं, डेल जी नॉट की गणना करने वाले हैं। सबसे पहले जो तापमान दिया गया है 225 डिग्री सेल्सियस, उसको आप लिख सकते हो कितना भाई, 298 केल्विन, क्योंकि 25 डिग्री सेल्सियस में यदि हम 273 जोड़ेंगे तो आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा 298 केल्विन। बात समझ में आ रही है, बोलो यस सर। चलो किया क्या हम लोगों ने, बहुत ध्यान से देखेंगे भाई, किया क्या, तो डेल जी निकाला। चलो निकालते, यहां निकालते, आ जाओ। तो डेल जी नॉट इज इक्वल टू वॉट, डेल एच नॉट माइनस टी डेल एस नॉट। चलो भैया डेल जी नॉट इज इक्वल टू डेल एच कितना दिया है, तो भाई नेगेटिव में दिया हुआ है। याद रहे या तो सबको जूल में लेना है या तो सबको किलो जूल पे लेना है। तो ये किलो जूल में, हम इसको जूल में कन्वर्ट कर देंगे। एक यहां पर है, 2 लग जाएंगे और, ठीक है, माइनस तापमान कितना है, तो भैया 298 है, गुणा टी डेल एस कितना, डेल एस किस में है, तो भाई डेल एस आपका नेगेटिव में है और कितना है 198। चलो मतलब ये आपका यहां पर हो जाएगा, रुको एक मिनट, 298 और यहां पर आ जाएगा -198। दैट्स ऑल। बात समझ में। अब नेगेटिव दोनों आपस में मिलकर खेल कर लेंगे एंड दैट विल टर्न इनटू व्हाट, पॉजिटिव। तो ये हो जाएगा भैया 9800 माइनस, अब 298 का पहाड़ा आता है क्या, सुनाओ जरा। नहीं आता, किसी को नहीं आता ऑब्वियसली। तो 298 को जब 198 से गुणा करेंगे, सबसे पहले तो ये पॉजिटिव में आएगा, और कितना आएगा तो वो अपन यहीं से देख लेते हैं, इसलिए मैं लिख कर रखता हूं कई बार सोल्यूशन, भाई वो इतना आएगा,
बात समझ में? कौन कैलकुलेट करते बैठेगा, बहुत समय लग जाता है। चलो, एंड दिस विल टर्न इनटू व्हाट, बड़ी इंटरेस्टिंग ये कहानी है। राइट 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 बोलो, यस सर, और बस हो गया, खत्म बात। जूल प्रति मोल में आंसर आपका आ जाएगा। जूल प्रति मोल जो है इसमें आपका क्या आ जाएगा, तो भाई आंसर आ जाएगा। अभी किस में दिया था, अच्छा प्रति मोल में दिया ही नहीं है तो मोल में नहीं, जूल में आ जाएगा। ठीक है, अब ये छोटी संख्या है, मतलब ये नेगेटिव है, और ये बड़ी संख्या है, नेगेटिव है, ये आपकी जो है छोटी संख्या है। बात समझ में आ रही? तो सीधी सी बात है कि आंसर जो है वो आ रहा है नेगेटिव में, इसका मतलब ये हुआ कि तापमान जो है वो कम रहा होगा। नेगेटिव में आंसर आ रहा है, इसका मतलब तापमान कम रहा हुआ होगा। यदि हम तापमान बढ़ा देंगे, यदि हम तापमान बढ़ा देंगे तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आएगा। पता है क्यों? क्योंकि जब आप तापमान बढ़ाओगे तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी, ये गुणनफल बहुत ज्यादा पॉजिटिव आएगा, इससे भी ज्यादा, और वैल्यू आपकी जो है वो पॉजिटिव में आ जाएगी। खैर, अभी यदि हम बात करें तो ये आ गया 32,800 जूल, डेल नॉट जी का मान। और ये जो खेल है ये कैसा हो गया, खत्म 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 खत्म। आपने कहा हाँ जी सर, बात शानदार वाली बात, इसको अपन खोपड़े के अंदर कर लेते हैं सेट। और ये वो सब सवाल है जिसको भी अपन एकदम हलवा बना बनाकर सॉल्व कर रहे हैं ना। बात समझ में आई? ये सब नीट JEE में आए हुए क्वेश्चंस है। क्लियर है कहानी? यस सर। तो आपको सिर्फ करनी है प्रैक्टिस, दैट्स ऑल। एक ही सीक्रेट है बहुत अच्छे रिजल्ट का, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चंस की करनी है प्रैक्टिस। उसके पहले आपको सुनने हैं सारे कॉन्सेप्ट्स बड़े ध्यान से। एक बार अपने कॉन्सेप्ट्स को ध्यान से सुना और उसके बाद आप जितने सवाल लगाते जाओगे उतना आपको मजा आता जाएगा। क्लियर है कहानी? बोलो यस सर। सिर्फ समझने से कुछ होने वाला नहीं है, जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे कहानी क्लियर नहीं होगी। और इस कहानी को आज यहां पर हम समाप्त करते हैं, और इसके बाद हम बात करेंगे गिब्स ऊर्जा और साम्यावस्था के बारे में, जो कि हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में, अगले एपिसोड में, आपके अपने फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे, जिसका नाम है मैग्नेट ब्रेन्स फॉर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स एंड मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम फॉर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। करना क्या है, कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। या तो आप वेबसाइट पर जाइए और सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स, या फिर आप हमारा जो ऐप है उसे डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से जाकर, राइट, या फिर आप यूट्यूब पे तो देख ही रहे होंगे। इनकेस आप यदि वेबसाइट और हमारे ऐप के थ्रू जाते हैं तो आपको एक ऐसा डायनेमिक पेज मिलेगा, जब आप लिंक पर क्लिक करोगे उसके बाद इफ यू आर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स तो आपको भैया नर्सरी से लेकर 12वीं तक सब कुछ मिलने वाला है, बिल्कुल क्वालिटी कंटेंट के साथ में, फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ में यदि हम बात करें हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स की तो बेटा आप लोगों को जो है 7वीं से लेकर 12वीं तक सारे विषय मिलने वाले हैं, सारी कक्षाएं मिलने वाली हैं, सारे अध्याय मिलने वाले हैं, साथ में मिलने वाले हैं सारे के सारे टॉपिक्स। क्लियर है? एज वेल एज हमारी जो बुक्स है और ई बुक्स है वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, वहां से आप क्लिक करके एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है हमने इस चैप्टर का उसको बहुत शानदार तरीके से कंप्लीट किया है। यदि यहां पर आपको कोई भी डाउट है, कैसा भी डाउट है, ABC टाइप का डाउट है, XYZ टाइप का डाउट है, आप प्लीज उसे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। और इसी तरीके से बने रहिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।